अपनी एबिलिटी से गुयू डांग तो आसानी से फैंग युआन का घर ढूंढ सकता था। उस दिन उसने गू मास्टर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसे वो बहुत कम पहनता था। पैरों में कपड़े की पट्टियां लिपटी हुई थी और कमर में लाल पट्टा बंधा था। सब कुछ साफ सुथरा था, देखने में एक हल्की सी गरिमा झलक रही थी। उसकी नज़र फैंग युआन पर पड़ी, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसकी नज़र तुरंत फैंग युआन की कमरबंद पर ठहर गई और उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड, लेकिन 16 साल की उम्र में ही रैंक 2 तक पहुंच गया। ये वाकई हैरानी की बात है। पता नहीं उसने कैसे ये सफलता हासिल की, लेकिन इतनी तेज प्रगति का ज्यादातर श्रेय लिकर वर्म को ही जाता है। अफसोस, रैंक 2 पर पहुंचने के बाद लिकर वर्म बेकार हो जाता है। इसके बाद उसने फैंग युआन के होठों पर टिकी हल्की सी मुस्कान देखी। वो मुस्कान उसके दिल में ठंडक बनकर उतर गई। उसका दिमाग गुस्से से भर गया। ये लड़का इतना शांत कैसे रह रहा है? क्या इसे लगता है कि मैं उसकी मुट्ठी में कैद हूं? फैंग युआन धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर रुका। उसे पहले से अंदाजा था कि यह आदमी उसी के लिए आया है। सच ही, गुयू डोंग तू ने मुंह खोला। फैंग युआन, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। क्या बात करनी है? फैंग युआन ने हल्की भौहें चढ़ाईं। गुयू डोंग तू हल्का सा हंसा और फिर एक अलग विषय छेड़ दिया। क्या तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। 15 साल की उम्र में गू मास्टर बना था। उस समय वुल्फ टाइड आया था। भारी संख्या में लोग मारे गए थे और हमें छात्रों को भी लड़ाई में कूदना पड़ा। मेरी एप्टीट्यूड बी ग्रेड थी। 16 में रैंक 2 इनिशियल स्टेज, 17 में अपर स्टेज और 18 में पीक स्टेज तक पहुंच गया। 19 में मैंने रैंक 3 की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। उस वक्त मुझे यकीन था कि 20 की उम्र में मैं रैंक 3 गू मास्टर बन जाऊंगा। हा, मैं बहुत घमंडी था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूं और कुछ भी कर सकता हूं। यहां तक कि मुझे लगता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मुझे हेवन और अर्थ की विशालता का अंदाजा ही नहीं था। जब 20 साल का हुआ तो एक मिशन पर गया और जोंग विलेज के एक गू मास्टर से हार गया। मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन मेडिसिन हॉल के एल्डर ने पर्सनली आकर मेरी जान बचाई। उस घटना के बाद मेरी एप्टीट्यूड गिरकर सी ग्रेड हो गई। इस सदमे से मैं पूरे 8 साल तक उबर नहीं पाया। 29वें जन्मदिन पर मैंने खुद को और इस दुनिया को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मुझे समझ आया कि अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। तो क्या हुआ अगर मैं रैंक 3 तक पहुंच भी जाता? असल जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ व्यक्तिगत ताकत नहीं, बल्कि दूसरों से रिश्ते हैं। 30 की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। 45 की उम्र में फ्रंटलाइन छोड़ दिया। सैकड़ों गू मास्टर्स ने बार बार पिटिशन करके मुझे एल्डर बनाने की कोशिश की। भले ही मेरी कल्टिवेशन रैंक 2 पीक स्टेज पर रुक गई थी और मैं आखिरी कदम नहीं उठा पाया, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने पहले ही सफलता पाली थी। कबीले के लोग मुझे हिडन एल्डर कहते हैं। मेरे ज़्यादातर साथी अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। आज भी कई गू मास्टर्स पर मेरा असर है। इतना लंबा किस्सा सुनाने के बाद गुयुश अपनी भूमिका निभा रहे थे, असली मुद्दे पर लौटा। उसने फैंग युआन को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, फैंग युआन, तुम बहुत कम उम्र और अनुभव के हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उस समय था। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो। उसने सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन जब अनुभव बढ़ेगा तो समझोगे कि इंसान एक सोशल एनिमल है, कोई अकेला बीस्ट नहीं। कई बार हमें सिर झुकाकर पीछे हटना पड़ता है। ज्यादा कट्टर और घमंडी इंसान अंत में अकेला और तबाह हो जाता है। मुझे लगता है तुमने महसूस भी कर लिया होगा। कोई समूह तुम्हें अपनाता नहीं, सब तुम्हें छोड़कर दूर जा रहे हैं। भले ही तुम्हें फैमिली इनहेरिटेंस मिशन मिले, उससे क्या होगा? जब सब तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम वो काम पूरा कर भी नहीं पाओगे। छोड़ दो। फैंग युआन ने उसे तटस्थ भाव से देखा, चेहरा शांत रहा। काश इसे पता होता कि मेरे पास 500 साल का अनुभव है तो इसका चेहरा कैसा होता। ये सोचते ही फैंग युआन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। असल में अपने पिछले जन्म में उसने लंबे समय तक अपने अंकल की सोच अपनाई थी। उसी सोच से उसने ब्लडविंग डीमन सेक्ट बनाई थी। रिश्तों और प्रणाली पर भरोसा करके एक विशाल शक्ति खड़ी की थी। उसके एक इशारे पर दसियों हजार लोग उठ खड़े होते, संसाधनों पर कब्जा करते, दुश्मनों से लड़ते। लेकिन रैंक 6 तक पहुंचने पर उसने एक बिल्कुल नया नज़ारा देखा। रैंक 5 तक के गू मास्टर्स सिर्फ मॉर्टल्स थे, लेकिन रैंक 6 वाले इमॉर्टल्स। उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने जाना कि एक विशाल शक्ति जरूर सहारा देती है, लेकिन उतना ही बड़ा बोझ भी बन जाती है। किसी भी दुनिया में इंसान सिर्फ एक चीज पर सचमुच भरोसा कर सकता है, और वो है खुद। बस समस्या ये है कि ऐसे लोग अक्सर कमजोर होते हैं। इंसान अकेलेपन को सह नहीं पाता। परिवार, दोस्ती और मोहब्बत का सहारा लेकर अपनी आत्मा को भरता है। समूह में रहकर खुश होता है और अकेलेपन से डरता है। जब मुसीबत आती है तो समूह में छिप जाता है, रिश्तेदारों से शिकायत करता है, दोस्तों से बांटता है। अपनी डर और हार का अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं करता। जब दर्द होता है तो दूसरों को सुनाता है, और जब कुछ अच्छा मिलता है तो तुरंत डींगे हाँकने लगता है। गुयू डोंग तू सफल हुआ? हाँ, वो सफल हुआ। वो अपने असली रास्ते पर नहीं चल पाया, लेकिन एक दूसरा रास्ता चुनकर नई जिंदगी बना ली। लेकिन उसी के साथ वो नाकाम भी रहा। सिर्फ एक हार की वजह से उसने सिर झुका दिया।
असल में वो एक कायर था जो अपनी भाग दौड़ से ही संतुष्ट हो गया। लेकिन गु येडोंगतू को क्या पता, फैंग युआन ने उसे पहले ही कायर मान लिया था। फैंग युआन चुप रहा तो उसे लगा कि वो उसकी बातों में खो गया है। उसने आगे कहना जारी रखा, फैंग युआन, अब मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। तुम फैंग झेंग नहीं हो। अगर तुम फैमिली एसेट्स की विरासत लेने का विचार छोड़ दो तो तुम्हें मेरी दोस्ती मिलेगी और मेरे सारे रिश्तों का फायदा उठा सकोगे। मैं तुम्हें 1000 प्राइमीवल स्टोन्स भी दूंगा। मुझे पता है इन दिनों तुम्हारे पास पैसे की तंगी है और तुमने किराया भी 2 दिन देर से दिया है, सही है ना? फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। अंकल, तुम ये कपड़े अक्सर नहीं पहनते हो, है ना? गु येडोंगतू चौंक गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन अचानक इस पर बात करेगा। लेकिन फैंग युआन बिल्कुल सही था। वो तो काफी समय से रिटायर हो चुका था। ये वर्दी आमतौर पर एक बक्से में बंद रहती थी। आज उसने खास तौर से फैंग युआन से मिलने के लिए पहनी थी ताकि ज्यादा प्रभाव और दबदबा बनाया जा सके। फैंग युआन ने आह भरते हुए उसके कपड़े गौर से देखे और कहा, एक गू मास्टर की वर्दी इतनी साफ सुथरी नहीं होती। उस पर पसीना, मिट्टी और खून लगे रहते हैं। वो जगह जगह से फटी और जर्जर होती है। वही है असली गू मास्टर की पहचान। तुम बूढ़े हो चुके हो अंकल। तुम्हारे बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं अब नहीं रहीं। इन सालों में तुमने आराम की जिंदगी जी है और उसने तुम्हारे दिल को बिगाड़ दिया है। तुम फैमिली एसेट्स के लिए इसलिए लड़ रहे हो ताकि अपनी आलीशान जिंदगी बनाए रख सको, न कि कल्टिवेशन के लिए। ऐसे दिल से तुम मेरा रास्ता क्या रोक पाओगे? गु येडोंगतू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, गुस्से से कांपने लगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बूढ़े लोग होते हैं। वो हर जगह अपनी सोशल एक्सपीरियंस का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरों के सपनों को भ्रम मानते हैं, उनके जुनून को हल्कापन समझते हैं, उनकी दृढ़ता को घमंड कहते हैं। अपनी मौजूदगी और श्रेष्ठता साबित करने के लिए वो अगली पीढ़ी को भाषण देते हैं। गु येडोंगतू भी ऐसा ही था। वो फैंग युआन को समझाना चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन न तो उसकी बात मानेगा और न ही झुकेगा, बल्कि उल्टा उसी को समझाने लगेगा। फैंग युआन, गु येडोंगतू गरज उठा, मैं तुम्हें अच्छे इरादे से समझाना चाहता था, एक एल्डर की तरह, लेकिन तुमने अच्छाई बुराई की परवाह ही नहीं की। ठीक है, अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे तुम्हारे फैमिली इनहेरिटेंस मिशन की सारी जानकारी है। तुम जैसे नौजवानों को हेवन और अर्थ का अंदाजा ही नहीं होता। हा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये काम कैसे पूरा करोगे। फैंग युआन के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो सकती थी। ऐसे में गु येडोंगतू के चेहरे के भाव देखने का मजा क्यों न लिया जाए। उसने अपना बुलस्किन का पानी का थैला निकाला और खोला। उसमें से शहद की शराब की खास खुशबू फैल गई। बताओ, इसमें क्या है? उसने पूछा। गु येडोंगतू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जैसे नीचे गिर गया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ये हनी वाइन कहाँ से मिली? वो चिल्लाया। हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फैंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ढक्कन बंद किया, थैला समेटा और इंटरनल अफेयर्स हॉल की ओर बढ़ गया। गु येडोंगतू का माथा पसीने से तर था। उसके दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे। ये हनी वाइन उसे कहाँ से मिली? मैंने तो इंतजाम किया था कि जैसे ही वो किसी और समूह से मदद मांगेगा मुझे तुरंत खबर मिलेगी। क्या उसने ये अकेले ही कर लिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसके पास तो डिफेंस गू वर्म भी नहीं है। जरूर किसी ने उसकी मदद की है। अभी वजह ढूंढना जरूरी नहीं। असली बात यह है कि उसके पास अब हनी वाइन है और वो मिशन पूरा करने जा रहा है। फैंग युआन सीधे इंटरनल अफेयर्स हॉल पहुंचा और वहां जाकर उसने गोल्डन हनी वाइन जमा कर दिया। जो मिडिल एज्ड गू मास्टर इस काम का जिम्मा संभाले हुए था, वो बहुत हैरान हुआ। वो कलम पकड़े हुए ही बोला, तुमने एसेट मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लिया? फैंग युआन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या सोचते हो तुम? वह मिडिल एज्ड गू मास्टर भौहें सिकोड़ते हुए सोच में पड़ गया। ये मिशन तो उसने खास तौर से फैंग युआन को परेशान करने के लिए चुना था। उसे क्या पता था कि ये लड़का इतनी जल्दी इसे पूरा कर देगा। उसने फैंग युआन को घूर कर देखा और आंखों में धमकी भरी नजर डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, जवान आदमी, मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब साफ साफ देना। अगर ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो तेरी इवैल्यूएशन पर असर पड़ेगा। बता, ये मिशन तूने अकेले पूरा किया है? सच बता, क्लान इस पर पूरी तरह जांच करेगा। फैंग युआन ने सीधा कहा, हाँ, मैंने अकेले ही किया है। अच्छा, ये लिख लेता हूं। गू मास्टर ने नोट किया, मगर अंदर ही अंदर हंस रहा था। वो सोच रहा था, तू अभी नया है, अकेले कैसे पूरा कर सकता है? इतना झूठा रिपोर्ट लिखेगा तो क्लान जरूर जांच करेगा और तुझे तब मुश्किल झेलनी पड़ेगी। पर अचानक फैंग युआन ने आगे कहा, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग था। उस दिन मैं तो बस जगह देखने गया था, मगर उसी वक्त भालू वहां छत्ता खोद रहा था। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने ये हनी वाइन निकाल लिया। मिडिल एज्ड आदमी की कलम एकदम रुक गई और उसने सिर उठाकर फैंग युआन की ओर देखा। फैंग युआन ने कंधे उचकाए और हल्की मुस्कान दी। क्यों, क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं ये मिशन अकेले पूरा कर सकता हूं? सच तो यह है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने ही मेरे लिए यह मिशन ढूंढा था। गू मास्टर वहीं ठिठक गया। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश उठी।
उसने हल्की हंसी दबाई और चुपचाप अपनी किताब में लिखता चला गया। फांग युआन उसकी तरफ शांत नजरों से देख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुश्किल मिशन इसी आदमी की देन थी, मगर अब जबकि वो मिशन पूरा कर चुका था, क्लैन चाहे जांच करे, उसके पास पूरा इंतजाम पहले से मौजूद था। अब ये आदमी उसे रोक नहीं सकता था। यह है सिस्टम में बंधे रहने का दर्द। तेरी हैसियत ही तेरे कर्मों पर बेड़ियां डाल देती है। आखिरकार वो मिडिल एज्ड आदमी बोला, ठीक है, तेरा मिशन पूरा हो गया है, अब तू अपनी फैमिली की एसेट विरासत में पा सकता है। बस ये सब एसेट तेरे अंकल और आंट के पास है, इंटरनल अफेयर्स हॉल तेरे लिए वापस लाएगा। 3 दिन बाद यहां आकर ले लेना। फांग युआन ने सिर हिलाया। उसे ये नियम मालूम था, लेकिन उसने उस गू मास्टर की लिखी रिपोर्ट पर नजर डाली और बोला, क्लान के नियमों के मुताबिक इंटरनल अफेयर्स मिशन का रिकॉर्ड मौके पर पूरा करने वाले से कंफर्म करवाना जरूरी है। मुझे ये रिकॉर्ड दिखाओ। वह मिडिल एज्ड आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फांग युआन को यह प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह मालूम होगी। उसने हल्की नाक सिकोड़ते हुए रिपोर्ट उसे पकड़ा दी। फांग युआन ने रिपोर्ट देखी। सब कुछ ठीक ठाक लिखा था। कुछ 100 शब्दों के बाद आखिरी इवैल्यूएशन लिखा था, गुड। फांग युआन तुरंत समझ गया कि गु युए डोंग तू और इस गु मास्टर के बीच का रिश्ता कैसा है। यह इवैल्यूएशन पूरी तरह से निष्पक्ष था। इसका मतलब था कि गु मास्टर ने अपनी एथिक्स छोड़ी नहीं थी। उसने डांग तू की मदद सिर्फ दोस्ती और लेन देन की वजह से की थी, मानो पैसे लेकर किसी की मुश्किल हल कर दी हो। फांग युआन ने रिपोर्ट वापस लौटा दी और हॉल से बाहर निकल गया। बाहर गु युए डोंग तू पहले ही जा चुका था। फांग युआन ठंडी हंसी हंसा। डोंग तू की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो इंटरनल अफेयर्स हॉल को प्रभावित कर सके। यहां तक कि अगर क्लैन लीडर गु युए बो भी ऐसा करना चाहे तो उसे एल्डर्स की बहुत बड़ी नाराजगी झेलनी पड़ेगी और अपनी राजनीति में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। धरती पर एक कहावत थी, जो समाज में रहता है उसे उसके रूल्स मानने ही पड़ते हैं। यहां भी वही बात है। सिस्टम नाम की चीज सबको बांध देती है। हर कोई रूल से बंधा है, एक दूसरे का पॉन बन जाता है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक किसी की ताकत इतनी न बढ़ जाए कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चुनौती दे सके, तब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर भी आज़ादी की उम्मीद करना बस एक सपना है। क्लैन के सिस्टम की ताकत का सहारा लेकर फांग युआन ने पक्के तौर पर अपनी एसेट वापस पाने का हक हासिल कर लिया था। न गु युए डोंग तू न क्लैन लीडर, कोई भी इतना बड़ा राजनीतिक दाम नहीं चुका सकता था किसी छोटे से मामले के लिए। गेस्ट हॉल में मिडिल एज्ड गु मास्टर खड़ा था और बोला, ब्रदर डोंग तू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गु युए डोंग तू का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और वो कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। साथ में बैठी आंट घबराई हुई बोली, क्या सच में कोई उपाय नहीं है? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। गु मास्टर ने सिर हिलाया। नतीजा तय हो चुका है। अब ये इंटरनल अफेयर्स हॉल की प्रक्रिया में चला गया है। जब तक क्लान एल्डर्स या क्लान लीडर खुद दखल न दें, कुछ संभव नहीं। ब्रदर डोंग तू, इन्वेंटोरी लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि कौन सा सामान विरासत में देना है। सब लौटा दो, मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। उसने इन्वेंट्री लिस्ट निकालकर थमा दी। इसमें ढेरों चीजें दर्ज थीं, महंगे एस्टेट से लेकर मामूली टेबल कुर्सियां तक। और तो और वे गू वर्म्स भी थे जो फांग युआन के माता पिता छोड़ गए थे। किसी गू मास्टर की मौत होने पर उसके गू वर्म्स को उसके सक्सेसर को विरासत में देना क्लैन की परंपरा थी। आंट ने जैसे ही लिस्ट देखी, वो अपना आपा खो बैठी। बोली, धत तेरे की, ये नहीं हो सकता। ये सब हमारा है, सुन रहे हो? हमारा। पति, कुछ कहो, कुछ करो। इन एसेट के बिना हमारे पास क्या बचेगा? हमारे तो आधे सर्वेंट्स भी चले जाएंगे, हम कैसे चलेंगे? गु युए डोंग तू अचानक खड़ा हुआ और जोरदार थप्पड़ जड़कर आंट को जमीन पर गिरा दिया। चुप रह बेवकूफ औरत। वो गर्जा आंखों में आग लिए। क्लैन के रूल सामने हैं और तू सोचती है हम वापस ना करें? मूर्ख, अंधी। आंट गाल पकड़कर जमीन पर स्तब्ध पड़ी रही। हूं? गु युए डोंग तू ने इन्वेंट्री लिस्ट उठाई। दांत पीसते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो हांफते हुए बोला, लौटाऊंगा, सब लौटाऊंगा, एक भी चीज कम नहीं करूंगा। मगर उसका चेहरा नफरत से तड़प उठा। मगर फांग युआन, भले ही मैं हॉल को नहीं रोक सकता, पर तुझसे तो निपट ही सकता हूं। ये मत समझ कि एसेट पाकर तू सुरक्षित हो गया है। 3 दिन बाद फांग युआन इंटरनल अफेयर्स हॉल से बाहर निकला। उसके हाथों में घर और जमीन के कागज, सर्वेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट सब थे। वो थोड़ी देर को दंग रह गया। इतनी बड़ी इनहेरिटेंस! हालांकि उसे कुछ अंदाजा था, लेकिन एसेट लिस्ट देखकर उसके अनुमान से कहीं ज्यादा निकला। 10 म्यू जमीन, 8 फैमिली सर्वेंट्स, 3 बैम्बू बिल्डिंग्स और एक वाइन टैवर्न। फांग युआन समझ गया कि उसका अंकल क्यों इतना जिद्दी था और हर हाल में उसे रोकना चाहता था। इतनी बड़ी संपत्ति तो इस दुनिया में राजाओं जैसी जिंदगी दिला सकती थी। 3 बैम्बू बिल्डिंग्स तो वैसे ही प्रॉपर्टी एसेट्स थे। अगर इन्हें किराए पर चढ़ा भी दे तो हर महीने की आमदनी उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह सहारा देने के लिए काफी थी। और ऊपर से वाइन टैवर्न। पूरे विलेज में शराब बेचने की जगह सिर्फ 4 थीं। यानी ये एसेट तो धरती पर कई हवेलियां और एक होटल होने के बराबर था। सर्वेंट्स अलग से। इस दुनिया की जिंदगी धरती से कहीं ज्यादा कठिन थी, इसलिए विलेज की प्रॉपर्टी की कीमत और भी ज्यादा थी। फांग युआन ने हाथ में एक ग्रास गू को देखा। यह थी 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास,
हीलिंग टाइप रैंक 2 गू वर्म। उसकी जड़ें पन्ने जैसी हरी पतली पतली शाखें जैसे जड़ की बनी हो और 9 गोल गोल पत्तियां चमक रही थीं। इसका असली मूल्य था इसकी पत्तियां। हर पत्ती टॉन करने पर वो वाइटैलिटी लीफ बन जाती। वाइटैलिटी लीफ रैंक 1 हीलिंग गू थी, जिसे एक बार इस्तेमाल करने पर वो खत्म हो जाती। हालांकि इसमें एक कमी भी थी। एक वाइटैलिटी लीफ इस्तेमाल करने के 1 घंटे तक दूसरी पत्ती का असर नहीं होता। लेकिन ये रिफाइन करने में आसान थी, तुरंत असर करती थी और फीडिंग भी आसान थी। इसी वजह से ये रैंक 2 गू मास्टर्स में सबसे लोकप्रिय हीलिंग गू थी। हर गू मास्टर ग्रुप को एक हीलिंग गू मास्टर चाहिए ही होता था, पर अगर कई घायल हों तो अकेला गू मास्टर क्या करे, और अगर वही घायल या मारा गया तो बाकी सबका क्या होगा। इसीलिए हर गू मास्टर अपने लिए हीलिंग गू रखता था और वाइटैलिटी लीफ सबसे बेहतर विकल्प था। फांग युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास मेरे लिए सोने की खान है। इस दुनिया में कौन सा गू मास्टर मिशन पर जाकर घायल नहीं होता। हर किसी को इसकी जरूरत है। यही सबसे कीमती एसेट है। अब वो समझ गया कि गुये डोंगटू क्यों इतने साल बाद भी हिडन एल्डर कहलाता था। यही 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास उसकी ताकत का राज था। गू मास्टर्स इसकी पत्तियां खरीदते और डोंगटू बेचता। इसी रिश्ते ने उसे हमेशा प्रभावशाली बनाए रखा। फांग युआन ने ठंडी सांस ली। अगर ये धरती होती तो अंकल और आंट हमें कब का मार चुके होते। क्लान के रूल्स ही हैं जिन्होंने उन्हें बांध रखा है, लेकिन अब परेशानी जरूर आएगी। फिर भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब मैं रैंक 2 कल्टीवेटर हूं। अगर वे क्लान के रूल्स मानेंगे तो हाथ बंधे रहेंगे। चाहे जो भी करे आने दो, मैं सब संभाल लूंगा। वह सड़क पर चलता रहा, आंखों में चमक थी। सर्द हवाएं उसके चेहरे से टकराईं। अभी वसंत दूर था, लेकिन फांग युआन जानता था कि उसके जीवन का नया वसंत आ चुका है। शराब खाना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जगह अच्छी थी। ये गांव के पूरब वाले फाटक के पास पूरब दिशा में था। पूरब और उत्तर के फाटक से ही सबसे ज्यादा लोग आते जाते थे। इसी वजह से शराब खाने का धंधा दिन हो या रात अच्छा ही चलता था। युवा मालिक, कृपया बैठ जाइए, एक बूढ़ा आदमी फांग युआन के सामने सिर झुकाते हुए बोला। कुछ नौकर तुरंत बेंच और मेज साफ करने लगे और उनके चेहरे पर चापलूस मुस्कान थी। फांग युआन ने सिर हिलाया। वो बैठा नहीं, बल्कि पूरे शराब खाने में घूमते हुए हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये शराब खाना अब मेरा है। ये शराब खाना भले ही एक मंजिल का था, लेकिन इसके नीचे तहखाना था जिसमें शराब रखी जाती थी। फर्श पर बड़े बड़े चौकोर काले पत्थर जड़े हुए थे। 8 चौकोर मेजें थीं। 2 मेज दीवार से सटी हुई और बाकी 6 मेजों के चारों ओर बेंच लगी हुई थी। अंदर घुसते ही सामने गहरे भूरे रंग का लंबा बिक्री काउंटर दिखता था। उस पर कागज, कलम, स्याही की डिब्बी और अबेकस रखा हुआ था। काउंटर के पीछे शराब रखने की अलमारी थी, जिसमें तरह तरह के मटके और बोतलें सजी थीं। कुछ बड़े बड़े काले मिट्टी के मटके और कुछ चमकदार चीनी मिट्टी की छोटी बोतलें। फांग युआन इधर उधर घूम रहा था। बूढ़ा आदमी और नौकर डर के मारे उसके पीछे पीछे खड़े थे। उनके दिल में बेचैनी थी, क्योंकि जमींदार के बदलने की खबर अचानक आई थी। पिछला मालिक गुये डोंगटू लोमड़ी जैसा चालाक था, बेहद सख्त और निर्दयी। उसकी वजह से सब हमेशा दबाव में रहते थे। अब सामने ये जवान लड़का जिसने गुये डोंगटू से शराब खाना छीन लिया, सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। इसलिए उनकी नजरों में फांग युआन के लिए डर और असुरक्षा दोनों थे। फांग युआन अचानक रुका। ठीक है, लेकिन ये दुकान थोड़ी छोटी है। बूढ़ा आदमी तुरंत आगे बढ़कर झुक गया और बोला, युवा मालिक, गर्मी में हम बाहर शेड लगाकर मेज बेंच रखते हैं, लेकिन अभी सर्दी है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। ऐसे में बाहर कोई बैठना नहीं चाहता, इसलिए हमने शेड हटा दिए हैं। फांग युआन ने हल्का सा सिर घुमाया और उसे देखा। तुम दुकान के रखवाले हो? बूढ़ा और भी झुक गया और बेहद आदर से बोला, मैं कैसे कह सकता हूं मालिक, ये शराब खाना आपका है। आप जिसे चाहेंगे वही दुकानदार कहलाएगा। फांग युआन ने सिर हिलाया और नौकरों की तरफ देखा। सब काफी काबिल लग रहे थे। अगर ये अर्थ होती तो शायद उसे डर होता कि दुकानदार और नौकर मिलकर मालिक को धोखा देंगे, लेकिन इस दुनिया में गू मास्टर्स ऊंचे दर्जे के थे। किसी साधारण इंसान की जान लेना उनके लिए पलक झपकने जैसा था। यहां तक कि अगर अंकल और आंट उकसाएं भी तो ये आम इंसान फांग युआन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, अब हिसाब की किताब लाओ और साथ में चाय भी। फांग युआन बैठ गया। जी मालिक। दुकानदार और नौकर जल्दी से भागे। कुल 16 हिसाब की किताबें थीं। सब किताबें हल्के हरे रंग वाले बांस के कागज पर लिखी थीं। ये कागज साधारण कागज से थोड़े कमजोर होते थे, लेकिन दक्षिणी इलाके की नमी में ज्यादा टिकाऊ थे। फांग युआन ने कुछ किताबें उठाईं, उन्हें पलटकर देखने लगा और बीच बीच में सवाल पूछता गया। दुकानदार तुरंत जवाब देता, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके माथे पर पसीना छलक आया। फांग युआन अपने पिछले जन्म में ब्लडविंग डीमन सेक्ट बना चुका था और अनगिनत लोगों को सिखा चुका था। उसे अनुभव की कमी नहीं थी और उसकी नजर बहुत तेज थी। दूसरों को ये खाते उलझे हुए लगते, लेकिन उसके सामने सारी गड़बड़ियां साफ दिख रही थीं। ये शराब खाना उसकी दूसरी सबसे बड़ी दौलत थी, 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के बाद। उसे इसे मजबूती से पकड़ना ही था। खातों में बस कुछ छोटे मोटे गलतियां थीं जो गलती या लापरवाही मानी जा सकती थीं।
इन आम लोगों की हिम्मत ही नहीं थी ज्यादा बढ़ने की। लेकिन जब उसने आखिरी पन्ना पलटा तो देखा कि इस महीने की आमदनी गु युए डोंगटू पहले ही ले गया था। युवा मालिक, पिछला जमींदार खुद ले गया, हम रोक नहीं पाए, दुकानदार कांपते हुए बोला। फांग युआन चुपचाप किताब बंद करके मेज पर रख दी। उसने दुकानदार को देखा। दुकानदार को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। डर के मारे वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसे देखकर सारे नौकर भी समझदारी दिखाते हुए एक एक कर घुटनों के बल बैठ गए। फांग युआन शांति से बैठा रहा और सबको देखता रहा। नौकरों को लगा जैसे वे बर्फ की दुनिया में है। उसकी आभा के सामने कोई बोल नहीं पा रहा था। उनके लिए शराब खाने की नौकरी बहुत कीमती थी, स्थिर और सुरक्षित। वे इसे खोना नहीं चाहते थे। फांग युआन ने देखा कि उसका रुतबा जम चुका है। ज्यादा दबाना नुकसानदेह भी हो सकता है। उसने धीरे से कहा, बीती बातें छोड़ो, मैंने देखा कि तुम्हारी मजदूरी थोड़ी कम है। अब से नौकरों की मजदूरी 20% बढ़ेगी और दुकानदार की 40%। मेहनत से काम करो और भी फायदा मिलेगा। ये कहकर फांग युआन उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। पीछे घुटनों के बल बैठे लोग थोड़ी देर तक स्तब्ध रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद मालिक, आपकी मेहरबानी है। युवा मालिक दयालु हैं, हम पूरी ताकत से काम करेंगे। युवा मालिक, आप हमारे रखवाले हैं, कृपया हमारा ध्यान रखिए। आंसू और लगातार जमीन पर सिर पटकने की आवाजें पीछे से आ रही थीं। शक्ति और दया यही तरीका था ऊपर वालों का नीचे वालों पर नियंत्रण का। शक्ति बुनियाद है। उस शक्ति के नीचे कोई छोटा सा उपकार भी लोगों को अनगिनत गुना बड़ा दिखता है। सिर्फ उपकार और बिना शक्ति के इंसान को बस नेकदिल समझा जाता है। लेकिन वक्त बीतने पर लोग कदर छोड़ देते हैं और लालच बढ़ जाता है। लेकिन ये सब इंसानों को काबू में रखने की नीतियां हैं। धरती पर इन्हें बहुत ऊंचा माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में तो अपनी शक्ति बढ़ाना ही असली रास्ता है। बल्कि धरती पर भी असली चीज तो शक्ति ही है। फांग युआन को स्कारलेट रेड इंपीरियल एंसेस्टर याद आया। उसने निष्कर्ष निकाला था, राजनीतिक ताकत बंदूकों से आती है। ये नंगी सच्चाई है। शक्ति ही हर सत्ता की नींव है। अधिकार, दौलत, सुंदरियां सब शक्ति के सहारे ही आते हैं। शराब खाने से निकलकर फांग युआन 3 बांस के घरों की तरफ गया। ये तीनों घर अंकल और आंट किराए पर देते थे और सब भरे हुए थे। इस दुनिया में औरतें बच्चे ज्यादा पैदा होते थे। आबादी बढ़ती जा रही थी, गांव की जगह कम पड़ रही थी। गांव का नियम था कि सबसे बड़े बेटे को संपत्ति मिलती थी, बाकी बेटे बेटियां अपनी मेहनत से कमाते। कई लोग राजनीति में हाथ लगाकर थोड़ा हिस्सा पा जाते, लेकिन जिंदगी भर कोशिश करने के बाद भी बांस का घर खरीद नहीं पाते। घर गांव के बाहर बनाए जा सकते थे, लेकिन वहां सुरक्षित नहीं था। जंगली जानवर और सांप घरों में घुस सकते थे, और जब भी 20 टाइड आती, गांव के बाहर बने सब घर टूट जाते। गांव को फैलाना ही उपाय था। लेकिन अगर गांव फैला तो रक्षा करना मुश्किल हो जाता और दूसरे गांव के गू मास्टर्स भी घुस सकते थे। इतिहास में कई बार गांव फैलाया गया था, लेकिन 20 टाइड ने तबाही मचाई। उसी सबक से अब गांव का आकार पहले से ही सबसे बड़ा था। फांग युआन ने सब समझकर हिसाब लगाया। ये 3 बांस के घर अंकल और आंट ने बहुत अच्छे ढंग से चला रखे थे। किराया भी चालाकी से तय था। आमदनी शराब खाने से थोड़ी कम थी, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। ये सब देखकर हालात उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर लगे। परसों तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था। प्राइमल स्टोन्स 5 से भी कम बचे थे, लेकिन आज वो अचानक से गांव के सबसे अमीर लोगों में आ गया है। घर में रहने वाली औरतें रैंक 2 गू मास्टर्स थीं और मुश्किलों से जूझ रही थीं। जैसे ही उन्हें फांग युआन की पहचान का पता चला, उनकी नजरें उस पर बदल गईं। अगर वे उसके करीब आकर शादी कर लें तो उन्हें अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यही तो वो चाहती थीं और उसी के लिए जूझ रही थीं। मतलब अगर फांग युआन चाहे तो अभी अंकल की तरह आराम से अमीर जिंदगी जी सकता है। सिर्फ उंगली हिलाए और कई रैंक 2 औरतें उसके पीछे दौड़ें। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं। बांस के घर की दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर औरतों की ललचाई नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए फांग युआन ने भौहें चढ़ाईं। उसने रेलिंग पकड़कर दूर तक देखा। दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ फैले हुए थे, जैसे कोई सोया हुआ दानव हो, और आसमान उसका कंबल। अनंत नदियां और बेशुमार जमीनें, कब मैं इन पर बेकाबू घूम पाऊंगा? हवाओं में बदलाव है, धरती से अजगर और सांप निकल रहे हैं, कब मैं सब जीवों पर नजर डाल सकूंगा? पुनर्जन्म के बाद से मैं बस लहरों में बहता रहा हूं। बड़ी मेहनत से ये पारिवारिक संपत्ति जुटाई है। अब कहा जा सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूं और मजबूती से खड़ा हूं। अब अगला कदम है फ्लावर वाइन मंक की विरासत पाना और पूरी ताकत से कल्टीवेट करना, ताकि रैंक 3 तक पहुंच सकूं। फिर इस गांव को छोड़ दूं और दुनिया में निकल पड़ूं। फांग युआन की आंखों में आग सी चमक रही थी। किंग माओ माउंटेन तो सिर्फ सदर्न बॉर्डर के हजारों पहाड़ों में से एक है, और सदर्न बॉर्डर भी इस दुनिया का सिर्फ एक कोना है। बहुत छोटा, बहुत छोटा। मेरी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा इसमें कैसे समा सकती है? इन संपत्तियों की चाहत लोग रखते हैं, इसके लिए दिमाग लगाते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सब धूल के बराबर है। बड़े भैया नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अचानक गु युए फैंगजेंग घर के नीचे आ गया। उसने ऊपर देखते हुए आवाज लगाई। फांग युआन की सोच टूटी। उसने नीचे देखा।
दोनों भाइयों की नजरें मिली। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। छोटा भाई फैंग जेंग नीचे छाया में खड़ा था। उसकी भौहें तन गईं और आंखों में रोशनी चमक रही थी। बड़ा भाई फैंग युआन ऊपर खड़ा था। धूप उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे जितनी गहरी थीं। दोनों के चेहरे, जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आमने सामने थे। फांग युआन को अपने छोटे भाई की मौजूदगी पर हैरानी नहीं हुई। वो जानता था फैंग जेंग अंकल और आंट का मोहरा है, जिसे परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन तो क्या हुआ? फांग युआन ने नीचे देखा और मन ही मन आह भरी। अ ग्रेट एप्टीट्यूड है, लेकिन आखिरकार ये भी एक मोहरा ही है, बिल्कुल मामूली। आखिरकार फांग युआन नीचे नहीं उतरा और उसका भाई ऊपर नहीं गया। दोनों ही जिद पर अड़े रहे और उनके बीच की मंजिलों की दूरी भाइयों के बीच की बढ़ती दूरी को दिखा रही थी। बातचीत बिल्कुल आसान नहीं थी। भाई, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे इंसान होगे। नीचे खड़े फांग जेंग की भौहें तनी हुई थी। वो चिल्ला रहा था। फांग युआन गुस्से में नहीं आया, बल्कि हल्की हंसी हंसा। ओह, तो मैं कैसा इंसान हूं? भाई, फांग जेंग ने गहरी सांस ली। माँ बाप के जाने के बाद अंकल और आंट ने हमें पाला बड़ा किया। उनका हम पर एहसान है, और तुम हो कि इतने बेदिल एहसान के बदले दुश्मनी निभा रहे हो। बड़े भाई, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। अजीब हो तुम, ये विरासत तो हक से मेरी है। इसमें बदले और एहसान जैसी कौन सी बात हो गई? फांग युआन ने अनमने ढंग से जवाब दिया। फांग जेंग ने दांत भींचे। हाँ, मैं जानता हूं ये विरासत हमारे माँ बाप की है, लेकिन तुम सब कुछ अकेले कैसे ले सकते हो? कम से कम अंकल और आंट को उनका बुढ़ापा आराम से गुजारने के लिए कुछ हिस्सा तो छोड़ना चाहिए। तुम्हारी ये हरकत हमें अंदर से बहुत दुख देती है, और सच कहूं तो मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं। वो रुका और फिर बोला, क्या तुमने कभी जाकर देखा है कि वो अभी कैसे रह रहे हैं? आधे सर्वेंट निकाल दिए गए, अब वो लोग खर्च नहीं उठा पा रहे। भाई, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? फांग झेंग की आंखें लाल थीं, हाथ मुट्ठी में बंधे, और वो जोर से चिल्ला रहा था। फांग युआन ने ठंडी हंसी हंसी। उसे पता था कि अंकल और आंट इतने सालों से जायदाद को संभाल रहे हैं और जरूर खूब दौलत जमा कर ली होगी। और अगर मान लो ऐसा नहीं भी किया हो, तो भी शराब खाने से हर महीने आने वाला मुनाफा ही बहुत है। उससे तो ढेरों सर्वेंट रखे जा सकते हैं। ये सब बस गरीबी का नाटक कर रहे हैं ताकि फांग झेंग उसके खिलाफ आए। फांग युआन ने गहरी नजर से फांग झेंग को देखा और सीधे बोला, मेरे भोले छोटे भाई, अगर मैं जिद करूं कि जायदाद नहीं लौटाऊंगा तो तुम कर लोगे क्या? और याद रखो, तुम 16 साल के हो चुके हो और तुमने अंकल और आंट को माँ बाप मान लिया है। अब तुम्हारा इस विरासत पर कोई हक नहीं बचा। मुझे पता है। फांग झेंग की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। इसीलिए मैं तुम्हें लिखित वॉर चैलेंज दे रहा हूं। हम दोनों अरीना में लड़ेंगे। अगर मैं जीत गया तो जायदाद का कुछ हिस्सा माँ और पिता को लौटाना होगा। इस दुनिया के गू बैटल धरती पर होने वाले मार्शल आर्ट्स मुकाबलों की तरह थे। कबीले के लोगों में अगर कोई झगड़ा सुलझ न पाए तो ऐसे मुकाबले से फैसला होता था। गू बैटल कई तरह के होते थे, 1 vs 1, 2 vs 2, कला की लड़ाई, ताकत की लड़ाई और यहां तक कि मौत की लड़ाई भी। लेकिन फांग युआन और फांग झेंग जैसे भाइयों के बीच मौत तक की लड़ाई नहीं हो सकती थी। अपने भाई की दृढ़ आंखों को देखकर फांग युआन हंस पड़ा। लगता है अंकल और आंट ने तुम्हें पहले ही भड़काया है, लेकिन तुम तो पहले मुझसे हार चुके हो। अब कहां से इतना भरोसा आ गया है कि जीत जाओगे? फांग झेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में तुरंत पिछली बार की हार का अपमान ताजा हो गया। हर बार जब भी वो याद करता, उसके दिल में आग भड़क उठती। उसके मन युआन पर भी था और अपने ऊपर भी। उसे खुद से नफरत थी कि वो उस वक्त इतना बेकार साबित हुआ। घबरा गया। असल में उसने अपनी काबिलियत दिखा ही नहीं पाई थी। उसकी चाल का पूरा रिदम फांग युआन ने बिगाड़ दिया था, और जेड स्किन गू भी उसने आखिर में जाकर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि वो बुरी तरह हार गया। उसकी अपने ऊपर की चिढ़ और अपमान ने उसके अंदर एक पक्का इरादा जगा दिया। अगर मुझे एक बार और मौका मिले तो मैं जरूर बेहतर खेलूंगा और बड़े भाई को हरा दूंगा। इसलिए जब अंकल और आंट ने उससे शिकायत की तो फांग झेंग का मन और भी भड़क गया। अब वो न सिर्फ विरासत वापस लाना चाहता था, बल्कि फिर से अरीना में भाई को हराकर खुद को साबित करना चाहता था। भाई, अब हालात अलग हैं। फांग झेंग की आंखें आग की तरह जल रही थीं। पिछली बार मैं गलत खेला और हार गया, लेकिन इस बार मैंने सफलतापूर्वक रैंक 2 का मून रेमंड गू रिफाइन किया है। अब तुम मेरी रक्षा नहीं तोड़ पाओगे। इतना कहते ही उसके शरीर से हल्की नीली धुंध निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुंध एक लंबी रिबन में बदल गई, जो उसकी कमर और हाथ पैरों के चारों ओर लिपट गई। बीच का हिस्सा ऊपर तैर रहा था, जिससे वो एक रहस्यमयी और जादुई सा लग रहा था। तो ये मून रेमेंट है। कितनी मूर्खता है अपनी ट्रम्प कार्ड पहले ही दिखा देना। सीढ़ियों पर खड़ा फांग युआन ये दृश्य देखकर आंखें चमकाने लगा। मून रेमेंट रैंक 2 का एक डिफेंसिव गू था। इसकी रक्षा व्हाइट जेड गू से थोड़ी कम थी, लेकिन ये दूसरों की भी रक्षा कर सकता था और टीम लड़ाई में ज्यादा काम आता था। अब अगर फांग युआन मुक्का मारता तो मानो रुई पर मार रहा हो ताकत बेकार। यहां तक कि मून लाइट गू से भी वो इसे तोड़ नहीं सकता था, जब तक कि उसके पास मून ग्लो गू ना हो। कबीले के नियमों के मुताबिक अगर फांग झेंग ने उसे लड़ाई की चुनौती दी तो उसे माननी ही पड़ेगी।
और अगर व्हाइट जेड गू का राज न खोले तो सच में हारने की संभावना थी। रैंक तो रैंक ही होता है और क्लान लीडर की देखभाल से फांग झेंग तेजी से आगे बढ़ रहा था। अकेडमी के वक्त तक तो फांग युआन ने उसे दबाकर रखा, मगर अब यह सच था कि फांग झेंग एक असली जीनियस की तरह चमकने लगा था और फांग युआन को भी खतरे का एहसास हो रहा था। लेकिन क्या तुमने सोचा था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूंगा? फांग युआन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और बोला, मेरे जिद्दी छोटे भाई, तुम्हें चुनौती देनी है तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी टीम का मंजूरी मिली है? अगर लड़ाई के बीच तुम्हारी टीम को मिशन मिल गया तो तुम क्या करोगे? फांग झेंग रुक गया। सचमुच उसने ये नहीं सोचा था। भाई सही कह रहा था, टीम में सबको साथ चलना होता था और कोई अकेला कुछ करना चाहता तो पहले रिपोर्ट करनी पड़ती थी। तो बेहतर है तुम वापस जाओ, अपने लीडर गु युए चिंगशू से बात करो। मैं तुम्हारा इंतजार नॉर्दर्न गेट वाले शराबखाने में करूंगा, फांग युआन ने कहा। फांग झेंग थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर दांत भींचकर बोला, मैं अभी जाता हूं भाई, लेकिन ध्यान रहे ये देरी की चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। वो गुयुए चिंगशू के घर पहुंचा। फैमिली सर्वेंट ने उसे अंदर ले गया। किंगशू उस समय अपने गू का अभ्यास कर रहा था। बगीचे के अरीना स्टेज पर उसका शरीर बेहद चुस्त और फुर्तीला था। ग्रीन वाइन गू, उसने धीरे से कहा, और उसकी हथेली से 15 मीटर लंबी हरी बेल निकल गई। उसने उसे कोड़े की तरह इस्तेमाल किया, पटकना, लपेटना, मारना। धड़ाम धड़ाम जमीन पर दरारें पड़ गईं। अब पाइन नीडल गू, उसने बेल समेट ली और अपने लंबे हरे बाल झटके। तुरंत उन बालों से सैकड़ों पाइन नीडल बारिश की तरह निकली और सामने रखे लकड़ी के पुतले को छलनी कर दिया। मून वर्ल गू, उसने अपना बायां हाथ आगे किया। उसकी हथेली पर हरे रंग का चांद जैसा निशान चमका और एक हरी चांद की धार निकली। ये धार हवा में एक आर्क बनाती हुई गई जिससे दुश्मन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। सचमुच रैंक 2 में नंबर 1 गू मास्टर सीनियर चिंगशू। ऐसी मार से मैं 10 सांस भी नहीं टिक सकता। वो सच में बहुत ताकतवर है। फांग झेंग हैरानी से देखता रह गया, अपना मकसद भूल गया। ओ फांग झेंग, तुम यहां क्यों आए? पिछला मिशन अभी खत्म हुआ है, थोड़ा आराम करो। काम और आराम का संतुलन जरूरी है। चिंगशू ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सीनियर चिंगशू, फांग झेंग ने आदर से झुककर सलाम किया। उसके मन में किंगशू सच में बड़े भाई जैसा था। ओ फांग झेंग, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ काम है। चिंगशू ने पसीना पोंछते हुए मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। असल में बात यह है, फांग झेंग ने सारा हाल सुनाया। सुनकर चिंगशू की भौहें हल्की उठीं। असल में वो पहले से ही फांग युआन के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था और फांग झेंग से ज्यादा उसे फांग युआन में दिलचस्पी थी। चलो उसी से मिल लेते हैं, उसने मन ही मन सोचा और फिर बोला, मुझे भी तुम्हारे भाई से कुछ बातें करनी है, चलो साथ चलते हैं। फांग झेंग बेहद खुश हुआ। धन्यवाद सीनियर। हे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, हम सब एक ही टीम में हैं। किंगशू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फांग झेंग का दिल गर्माहट से भर गया और आंखें लाल हो गईं। दोनों शराब खाने पहुंचे। नौकर पहले से इंतजार कर रहा था और उन्हें अंदर ले गया। खिड़की के पास चौकोर मेज पर कुछ पकवान, 2 प्याले और एक शराब की सुराही रखी थी। फांग युआन पहले से बैठा था। उसने चिंगशू को देखते ही हाथ बढ़ाया। बैठिए। किंगशू ने सिर हिलाया और बैठ गया। फिर फांग झेंग से कहा, फांग झेंग, तुम जरा बाहर घुमाओ, मैं तुम्हारे भाई से अकेले बात कर लूं। वो होशियार था। मेज पर सिर्फ 2 प्याले देखकर समझ गया कि फांग युआन अकेले में बात करना चाहता है। वैसे भी उसकी मंशा यही थी। फांग झेंग नाराज होते हुए भी मान गया और बाहर चला गया। मैं तुम्हें जानता हूं फांग युआन। किंगशू मुस्कुराया, शराब उंडेलते हुए बोला, तुम बहुत दिलचस्प और चालाक इंसान हो। इतना कहकर उसने प्याला उठाया। फांग युआन भी हंस पड़ा और प्याला उठाकर टोस्ट लौटाया। दोनों ने एक ही बार में प्याला खाली कर दिया। किंगशू ने फिर से प्याला भरा और बोला, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हारा लिकर गू खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में दोगे? उसने ये नहीं पूछा कि क्या तुम बेचोगे, बल्कि सीधे पूछा कितने में। ये उसके आत्मविश्वास को दिखा रहा था। रैंक 2 में वो नंबर 1 गू मास्टर था। कम उम्र में ही रैंक 2 पीक स्टेज पर पहुंच गया था और रैंक 2 अपर स्टेज वाले चीशान और मोयान को पछाड़ दिया था। उसकी मुस्कुराहट, उसका आत्मविश्वास, उसका अंदाज ऐसा था कि न तो दबाव डाल रहा था, न ही चिढ़ पैदा कर रहा था, बल्कि उसकी लगन को साफ झलकाता था। उसके लंबे हरे बाल, खिड़की से आती सर्दियों की धूप और उसके चेहरे पर पड़ती हल्की चमक, ये सब उसे वसंत की रोशनी की तरह उज्ज्वल और खूबसूरत बना रहे थे। सच में बहुत काबिल इंसान है। अफसोस की बात है, फांग युआन ने मन में सोचा। वो किंगशू के पहल करने से परेशान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी कद्र करने लगा और हल्की सांस भरी। गु युए चिंगशू भी फांग युआन और फांग झेंग की तरह एक अनाथ था। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही वुल्फ टाइड में हो गई थी। उसे खुद क्लान लीडर गु युए बो ने पाला पोसा। जब उसकी एप्टीट्यूड को बी ग्रेड पाया गया, तब उसे गु युए बो की पर्सनल गाइडेंस मिली। उसकी एप्टीट्यूड बेहद उम्दा थी और बी ग्रेड्स में सबसे ऊपर कही जा सकती थी, यहां तक कि उसे फॉल्स ए ग्रेड भी कहा जाता। गु युए बो उसे हमेशा से ही क्लान लीडर कैंडिडेट के रूप में पाल रहे थे। गु युए चिंगशू का स्वभाव बहुत ही गर्मजोशी वाला था। वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करता था।
क्लान के सदस्य भी उसे बहुत पसंद करते थे। वह क्लान के प्रति बेहद वफादार था। फांग जेंग के आने से उसके क्लान लीडर बनने की उम्मीदें खत्म हो गईं, लेकिन दुखी होने के बजाय उसने खुशी से फांग जेंग की देखभाल करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर युए फेई, वेई झेंग और बाओ झेंग जैसे लोग इसी तरह के चरित्र वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से 1 साल बाद जब वुल्फ पैड फिर से आया तो उत्तरी दरवाजा टूट गया। उस दरार को रोकने और क्लान के लोगों को बचाने के लिए उसने आगे कदम बढ़ाया। अंत में उसने रैंक 2 कल्टीवेशन होते हुए भी रैंक 3 गू का इस्तेमाल कर लिया और अपने शरीर को एक ऐसी दीवार बना दिया जो टूट नहीं सकती थी, और इस तरह गांव को बचा लिया। मगर उसकी एपर्चर नष्ट हो गई और आखिरकार वो ट्रीमैन बनकर मर गया। यही कारण था कि फांग युआन के दिल में गु युए छिंगशू की छवि गहरी बैठ गई थी। जब उसने देखा कि फांग युआन आह भर रहा है तो उसने सोचा भी नहीं कि फांग युआन उसकी मौत को याद कर रहा है। उसने समझा कि फांग युआन लिकर वर्म की वजह से परेशान है। वो मुस्कुराया, बोला, फांग युआन, लिकर वर्म की सीमा तो तुम्हें पहले ही पता होगी। लिकर वर्म सिर्फ रैंक 1 गू है और केवल रैंक 1 ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन कर सकता है। लेकिन तुम तो पहले ही रैंक 2 गू मास्टर बन चुके हो। लिकर वर्म का रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस पर कोई असर नहीं। भले ही अब तुम्हारे पास शराब का टैवन है और तुम इसे आराम से पाल सकते हो, लेकिन ऐसे चीज को क्यों पालना जो तुम्हारे किसी काम का नहीं। उसने बात बदलते हुए कहा, लिकर वर्म तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए ये बहुत काम का है। खासकर अगले साल अवेकनिंग सेरेमनी में नए स्टूडेंट्स आएंगे और उनके लिए लिकर वर्म बहुत मददगार होगा। तो तुम इसे क्लान को बेचकर क्लान की ताकत बढ़ाने में योगदान क्यों नहीं देते? फांग युआन चुप रहा। छिंगशू ने सोचा और अंदाजा लगाया कि फांग युआन क्या सोच रहा है। बोला, अब समझ गया, तुम लिकर वर्म से अलग नहीं होना चाहते बल्कि इसे फ्यूज करना चाहते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम रैंक 2 व्हाइट क्रिसलिस और फिर रैंक 3 मिस्ट परस्पायरिंग बटरफ्लाई वाले फ्यूजन रूट के बारे में सोच रहे हो, है ना? ये सबसे ज्यादा प्रचलित और काम आने वाली रेसिपी है। मिस्ट परस्पायरिंग बटरफ्लाई एक शानदार गू है, लेकिन व्हाइट क्रिसलिस बिल्कुल बेकार होता है। ये फ्यूजन रूट तुम्हारे लिए कोई खास मूल्य का नहीं होगा। तुम्हारी एप्टीट्यूड C ग्रेड है और अब रैंक 2 तक पहुंच चुके हो। व्हाइट क्रिसलिस का कोई काम नहीं और ये बस खाना बर्बाद करेगा, तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। रैंक 3 तक पहुंचने की तुम्हारी पॉसिबिलिटी कितनी है? मान लो किसी तरह रैंक 3 तक पहुंच भी गए तो शायद तब तक तुम मध्यम आयु के हो चुके होंगे। क्या तुम सालों साल व्हाइट क्रिसलिस को पालते रहोगे? बेहतर होगा कि व्हाइट क्रिसलिस पर खर्च करने के बजाय तुम अपने दूसरे गू वर्म्स पर खर्च करो। वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकली और हेल्पफुल होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लिकर वर्म की असली कीमत प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन करने और उसके स्तर को बढ़ाने में है। अगर तुम इसे फ्यूजन में सिर्फ मटीरियल की तरह इस्तेमाल करोगे तो क्या ये अफसोस की बात नहीं होगी? हर गू वर्म के पास सिर्फ एक एबिलिटी होती है। जैसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 का गू है, लेकिन उसका बस एक ही एबिलिटी है, रीबर्थ। फ्यूजन से पैदा हुआ नया गू वर्म आमतौर पर पहले वाले गू वर्म्स में से किसी एक की एबिलिटी लेता है और उसे और मजबूत कर देता है। उदाहरण के लिए व्हाइट जेड गू ने जेड स्किन गू की रक्षा करने वाली एबिलिटी को लिया और उसे और मजबूत किया, लेकिन व्हाइट बोर गू की ताकत बढ़ाने वाली एबिलिटी को खो दिया। मतलब अगर किसी को व्हाइट जेड गू मिल भी गया तो वो सिर्फ रक्षा में मदद करेगा, ताकत बढ़ाने में नहीं। छिंगशू की बात सही थी। लिकर वर्म की असली कीमत प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन करने और एपर्चर को पोषित करने में थी। ये गू मास्टर्स के कल्टीवेशन स्पीड को तेज करने और एसेंस भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन था। अगर कोई व्हाइट क्रिसलिस और मिस्ट परस्पायरिंग बटरफ्लाई फ्यूजन रूट अपनाता तो लिकर वर्म की ये रिफाइनिंग एबिलिटी खो जाती और ये सच में अफसोस की बात होती। असल में फ्लावर वाइन मंक ने यही फ्यूजन रूट अपनाया था। उसने लिकर वर्म को मिस्ट परस्पायरिंग बटरफ्लाई में रिफाइन किया और उसका इस्तेमाल औरतों को फंसाने और बुरे काम करने में किया। उसकी मौत के बाद मिस्ट परस्पायरिंग बटरफ्लाई धीरे धीरे सड़ने लगा क्योंकि उसे सही खाना नहीं मिला और आखिरकार वो वापस लिकर वर्म बन गया। छिंगशू ने देखा कि फांग युआन अब भी चुप है तो उसने आगे कहा, वास्तव में हमारे क्लान के पास भी एक रेसिपी है। इसमें लिकर वर्म को रैंक 2 मून हार्बिंजर गू और फिर रैंक 3 7 फ्रेग्रेंसेज लिकर वर्म में रिफाइन किया जाता है। 7 फ्रेग्रेंसेज लिकर वर्म प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन करने की क्षमता रखता है। फांग युआन, अगर तुम लिकर वर्म बेचना नहीं चाहते तो इसे एक व्यापार मान लो। तुम लिकर वर्म क्लान को बेच दो और अगर क्लान इसे सक्सेसफुली 7 फ्रेग्रेंसेज लिकर वर्म में रिफाइन कर लेता है तो 5 साल तक तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर असफल हो गया तो क्लान तुम्हें मुआवजा देगा। कैसा रहेगा? यह सुनकर कोई और होता तो तुरंत मान जाता, लेकिन फांग युआन ने दिल में ठंडी हंसी भरी। उसे अपनी हालत पता थी। उसकी 44% C ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ रैंक 3 तक पहुंचना लगभग असंभव था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने 100 साल से भी ज्यादा रैंक 2 में फंसे रहने के बाद संयोग से टैलेंट बढ़ाने वाला गू वर्म पाया और रैंक 3 बना। 5 साल इस्तेमाल करने का अधिकार सुनने में तो अच्छा था, लेकिन फांग युआन के लिए ये पानी में चांद पकड़ने जैसा था। गुयुए छिंगशू ने यह पेशकश इसलिए की थी क्योंकि उसने सोचा कि फांग युआन रैंक 3 तक पहुंचना चाहता है, इसलिए उसने उसे मीठा लालच दिया। लेकिन वो शुरुआत से ही गलत था।
फांग युआन की यादों में लिकर वर्म फ्यूजन का सबसे अच्छा रेसिपी था। पहले लिकर वर्म को रैंक 2-4 फ्लेवर्स लिकर वर्म और फिर रैंक 3-7 फ्रेग्रेंसेस लिकर वर्म में रिफाइन करना था। दोनों ही प्राइमीवल एसेंस रिफाइन कर सकते थे, मगर 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिफाइन करना आसान नहीं था। सबसे पहले तो इसमें 2 लिकर वर्म्स चाहिए थे और फांग युआन के पास अभी सिर्फ एक था। फिर इसके लिए 4 तरह की शराबें चाहिए थीं जिनके स्वाद अलग हों, खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा। तीखी शराब तो आम थी, साधारण व्हाइट स्पिरिट वाइन इसी तरह की होती थी। खट्टे स्वाद के लिए बेबेरी और अंगूर की शराब मिल सकती थी। मीठे के लिए राइस वाइन सही था, लेकिन कड़वी शराब के लिए तो सचमुच सोचना पड़ता। फांग युआन को पता था कि एआई घास से बनने वाली हरी कड़वी शराब होती है, लेकिन एआई विलेज बहुत दूर था, वहां से कैसे लाता। लिकर वर्म को रोककर रखने का मकसद ये नहीं था कि वो इसे ऊंचे दाम में बेचे, बल्कि उसका असली इरादा हमेशा से यही फ्यूजन रूट अपनाना था। बाकी कोई भी फ्यूजन रूट लिकर वर्म को बर्बाद करने जैसा था। छिंग शू भला फांग युआन के इरादे को कहाँ समझ पाता। जब उसने देखा कि फांग युआन अभी भी नहीं मान रहा तो उसने आखिरी दांव खेला। बोला, फांग युआन, अगर तुम लिकर वर्म बेच दो तो मैं तुम्हारे और फांग झेंग के बीच सुलह करवा सकता हूं। कम से कम वो फैमिली एसेट्स के नाम पर तुम्हें गू बैटल की चैलेंज नहीं देगा। तुम भी जानते हो क्लैन रूल्स क्या कहते हैं, चैलेंज को स्वीकार करना ही पड़ता है। भले ही हायर अप्स अप्रूव ना करें, चैलेंज को पहले स्वीकार करना जरूरी है। अगर तुम हार निश्चित जानकर लड़ाई छोड़ भी दो तो भी तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। यह दुनिया मार्शल स्पिरिट को बढ़ावा देती थी। क्लान को कायर नहीं चाहिए थे। अगर चैलेंज है तो गू मास्टर्स को स्वीकार करना ही पड़ता था। हार मान लेना भी साहस की निशानी माना जाता। ऐसी कठोर परिस्थिति ने खुद ब खुद ये सिस्टम ऑफ वैल्यूज बना दिया था। क्लैन के हायर अप्स गू बैटल के नतीजे देखकर ही समस्याओं का हल निकालते थे। गू बैटल की एक शर्त थी, चुनौती देने वाले के पास सही वजह होनी चाहिए, या फिर दोनों आपस में शर्त लगा सकते थे, तभी गू बैटल अप्रूव होता। फांग झेंग की चैलेंज वाजिब और सही थी, इसलिए अप्रूव हो जाती। ऐसे में नतीजा चाहे जीत हो या हार, एल्डर्स फैसला करते। और तुम सोचो, एल्डर्स किसका साथ देंगे, तुम्हारा या फांग झेंग का। छिंगशू और भी मुस्कुराया और बोला, फांग युआन, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें फैमिली एसेट्स का थोड़ा ही हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लिकर वर्म क्लैन को बेच देते हो तो ये तुम्हारे योगदान के रूप में गिना जाएगा। क्लैन तुम्हें याद रखेगा और मैं गारंटी देता हूं कि फांग झेंग फैमिली एसेट्स के नाम पर कभी तुम्हें चैलेंज नहीं देगा। मतलब ये कि फांग झेंग किसी और वजह से तुम्हें चैलेंज कर सकता है। यह सब वही था जो छिंगशू और गु युएबो चाहते थे। वे चाहते थे कि फांग झेंग फांग युआन को हरा दे ताकि उसके दिल का डर टूटे और उसका आत्मविश्वास बढ़े। फांग युआन अचानक मुस्कुराया। वो अब तक छिंगशू की बातें सुन रहा था और अब बोला, तुम सोचते हो कि अगर हमारी लड़ाई हुई तो मैं हार जाऊंगा। छिंगशू भी मुस्कुराया, बोला, लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, फांग झेंग ने रैंक 2 मूनवेल गु रिफाइन कर लिया है, तुम्हारे पास ज्यादा एडवांटेज नहीं रहेगा। फांग युआन हंस पड़ा, बोला, मैं हारूंगा, मैं जरूर हारूंगा। छिंगशू ठिठक गया। फांग युआन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सिर्फ हारूंगा ही नहीं, बुरी तरह हारूंगा। अपने माता पिता की पूरी विरासत छोड़ दूंगा और फिर सड़कों पर भीख मांगता फिरूंगा। तुम छिंगशू समझ गया कि फांग युआन क्या कहना चाहता है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फांग युआन की बात खुली धमकी थी। फांग झेंग को क्लैन लीडर के रूप में तैयार किया जा रहा था। अगर ये खबर फैल गई कि उसने दूसरों को अपने माता पिता माना, अपनी एप्टीट्यूड और कल्टीवेशन का सहारा लेकर बड़े भाई को दबाया और उसकी विरासत छीन ली, तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। पृथ्वी पर भी ऐसा करने वाला इंसान शर्मिंदा होता, और इस दुनिया में तो परिवार के रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर फांग झेंग डेविल बनना चाहता तो अलग बात थी, लेकिन क्लैन लीडर बनने के लिए उसे वर्च्यू का पालन करना पड़ता। कुछ पल के लिए छिंगशू हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि भले ही उसने फांग युआन के बारे में बहुत कुछ सुना था, फिर भी उसने उसे कम आंका था। उसका सारा आत्मविश्वास और दबदबा एक झटके में ढह गया। फांग युआन ने सीधा वहीं चोट मारी जो छिंगशू के दिल का सबसे नाजुक हिस्सा था। अगर कोई और होता तो फांग युआन अलग तरीके से बात करता, लेकिन छिंगशू वो इंसान था जो क्लैन के लिए अपनी जान तक दे देता। इसलिए फांग युआन की धमकी ने उसे सचमुच मजबूर कर दिया। मगर उसने खुद को जल्दी संभाला और दांत भींचकर बोला, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि विरासत ही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर उसे छोड़ दोगे तो कल्टीवेट कैसे करोगे। एक दिन बाद फर्श पर बिछे बिस्तर पर फांग युआन टांग मारकर बैठा था। उसके चेहरे से जरा ही दूरी पर उसके बराबर आकार की सफेद रोशनी हवा में तैर रही थी। फांग युआन ने अपने पैसे के थैले से एक एक करके प्राइमीवल स्टोन्स निकाले और उन्हें उस रोशनी के गोले में फेंकता गया। सफेद रोशनी सिकुड़ने लगी, लेकिन उसकी चमक और तेज होती गई। जब वो सिकुड़कर मुट्ठी के बराबर रह गई तो उसकी रोशनी इतनी चुभने लगी कि फांग युआन को आंखें आधी बंद करके देखना पड़ा। शायद ये आखिरी टुकड़ा है। फांग युआन ने अपने हाथ में प्राइमीवल स्टोन को घुमाया। उसे पता था कि अब निर्णायक पल आ गया है। उसने पत्थर को उस रोशनी में फेंक दिया।
वो हल्की हल्की देख पा रहा था कि प्राइमीवल स्टोन उस रोशनी में इधर उधर तैर रहा है, जैसे बर्फ का टुकड़ा उबलते पानी में गिरकर पिघल रहा हो। नीचे जमीन पर बहुत सा पाउडर गिरने लगा। प्राइमीवल स्टोन पूरी तरह गायब हो गया और अचानक वो रोशनी का गोला फट पड़ा। तेज धमाके के साथ तीनों गू वर्म्स 3 दिशाओं में उड़ गए। एक बिस्तर पर गिरा और बाकी 2 दीवार से टकराकर जमीन पर आ गिरे। मून ग्लो गू को रिफाइन करने की कोशिश असफल हो गई। फांग युआन का दिल थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी उंगली हिलाकर अपने गू वर्म्स को वापस बुलाया। मूनलाइट गू और लिटिल लाइट गू कांपते लहराते उसके हाथ की तरफ उड़ाए और धीरे से उसकी हथेली पर आ टिके। लेकिन दूसरा लिटिल लाइट गू बिल्कुल नहीं हिला। वो जमीन पर पड़ा रहा। उसका दूधिया सफेद तारा आकृति वाला शरीर धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया। कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। यही असफल फ्यूजन की कीमत थी। अलग अलग फ्यूजन रेसिपीज के हिसाब से कभी गू वर्म सिर्फ घायल हो जाता था और कभी बदकिस्मती में मर भी जाता था। इतना अनुभव होने के बावजूद मल्टीटास्क करने की क्षमता और सही रेसिपी होने पर भी असफलता की संभावना रहती थी। लेकिन फांग युआन निराश नहीं हुआ। उसने ऐसे नज़ारे पहले भी कई बार देखे थे। वो जानता था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब अगर नतीजा असफल रहा तो ये सिर्फ किस्मत की बात है। अच्छा हुआ कि मूनलाइट गू नहीं मरा, सिर्फ लिटिल लाइट गू गया। ये तो मैं आसानी से दुकान से खरीद सकता हूँ। मूनलाइट गू अगर चला जाता तो नया पाना बहुत मुश्किल होता। फांग युआन के पास अब बहुत पैसा था, इसलिए लिटिल लाइट गू का मरना उसे भारी नहीं पड़ा। उसने मूनलाइट गू और बचे हुए लिटिल लाइट गू की जांच की। दोनों की चमक हल्की फीकी पड़ गई थी। ये फ्यूजन में असफल होने से लगी चोट का असर था। जब गू वर्म घायल हो जाता है तो अगली बार फ्यूजन की सक्सेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। मुझे इनके ठीक होने तक इंतजार करना होगा। फांग युआन जानता था कि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, इसलिए उसने दोनों गू को सुरक्षित रख दिया। उसने अंदाजा लगाया कि कम से कम 3 दिन बाद ही वो दोबारा कोशिश कर पाएगा। लेकिन कल्टीवेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। फांग युआन ने अपना दाहिना हाथ खोला। उसकी बाईं हथेली पर एक हरी सील दिखाई दी, घास के पैटर्न वाली, जैसे कोई गहरे हरे रंग का टैटू हो। जैसे ही फांग युआन ने सोचा, उसके अपर्चर में मौजूद प्राइमीवल एसेंस बहने लगा। लालिमा लिए धुंध जैसी प्राइमीवल एसेंस उस सील की ओर बह गई। सील जिंदा हो गई। फांग युआन की हथेली से पहले घास का सिरा निकला, फिर 9 गोल गोल गहरे हरे पत्ते निकले और अंत में हरे जेड जैसा पारदर्शी तना दिखाई दिया। जड़ें बाहर नहीं निकलीं। अब उसकी हथेली जमीन जैसी बन गई थी और उस पर 9 लीफ वाइटालिटी ग्रास उग आया था। वो मानो जेड पत्थर से बनी नाजुक कलाकारी जैसी लग रही थी। फांग युआन ने अपनी दाहिनी उंगली से पत्ते तोड़ने शुरू किए। हर पत्ता तोड़ते वक्त उसे हल्का दर्द महसूस हुआ, जैसे सिर से बाल खींचे जा रहे हों। 9 पत्ते तोड़कर उसने उन्हें पास ही बिस्तर पर रख दिया। अब उसकी हथेली पर सिर्फ नंगा तना बचा था। फांग युआन ने फिर से प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल किया। लालिमा लिए धुंध उसकी हथेली से निकलकर तने पर छा गई। तना एसेंस को सोखने लगा और उसमें से एक कली निकल आई। वो कली गुलाबी हरी थी, छोटी, नाजुक और इतनी कोमल कि जरा सा छूते ही टूट सकती थी। धीरे धीरे वो कली बड़ी होती गई और गहरा हरा रंग ले लिया। आखिरकार एक नया पत्ता पूरी तरह तैयार हो गया। मेरी प्राइमीवल एसेंस का 20% खर्च हो गया। फांग युआन ने अपने एपर्चर को देखा और गणना की। उसके पास कुल 44% एसेंस बचा था, यानी वो एक बार में सिर्फ 2 वाइटैलिटी लीव्स ही बना सकता था। उसने एक और पत्ता बनाया और फिर प्राइमीवल स्टोन पकड़कर तेजी से अपनी एसेंस भर ली। जब एसेंस 40% हो गई तो उसने फिर से नया पत्ता उगाया। इस तरह बार बार एसेंस खर्च करके और फिर भरकर आधे दिन में उसने 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को फिर से 9 पत्तों से भर दिया। इस बार उसने पत्ते नहीं तोड़े, बल्कि एक सोच के साथ घास को वापस अपनी हथेली में सील के रूप में छुपा लिया। वो सारे पत्ते एक छोटे थैले में रखकर अपने साथ ले गया। हर वाइटैलिटी लीफ एक रैंक 1 गू वर्म के बराबर थी, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 50 प्राइमीवल स्टोन्स थी। इस तरह 9 पत्तों से कुल 450 प्राइमीवल स्टोन्स मिल सकते थे। खर्च निकालने के बाद भी लगभग 400 प्राइमीवल स्टोन्स का लाभ बचता था। फांग युआन की सभी पारिवारिक संपत्तियों में ये 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सबसे कीमती थी। ये मानो सोने की खान थी। इसकी एक और खासियत थी, इसे पालना बहुत आसान था। सिर्फ पानी और धूप से ये जिंदा रहती थी, इसलिए इसकी देखभाल पर लगभग कोई खर्च नहीं था। फांग युआन के लिए वो बाकी संपत्तियां छोड़ सकता था, लेकिन इस 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को कभी नहीं छोड़ सकता था। हालांकि ये घास सिर्फ उसी के पास नहीं थी, गांव में और लोगों के पास भी ये जीव थी। असल में 5 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास तो कबीले की सामूहिक संपत्ति थी। हर दिन कुछ चुने हुए गू मास्टर्स बड़ी मात्रा में वाइटैलिटी लीव्स पैदा करने का काम करते थे। फांग युआन के लिए ये अच्छा था। अगर ये सिर्फ उसी के पास होती तो क्लैन जबरदस्ती इसे खरीद लेता, जैसे उन्होंने पहले लिकर वर्म के साथ किया था। लिकर वर्म, ब्लैक एंड व्हाइट बोर गू और 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास जैसी अनमोल गू को क्लैन अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। 3 दिन बाद फांग युआन की निगरानी में एक और रोशनी का गोला अचानक फट पड़ा, लेकिन इस बार एक नया गू वर्म हवा में धीरे धीरे तैरता हुआ निकला।
वो चमचमाता था, पारदर्शी था और अर्धचंद्राकार था, मानो पानी से बना नीला क्रिस्टल हो। यह मूनलाइट गू जैसा ही था, बस आकार में दुगुना। लेकिन यह मूनलाइट गू नहीं था, बल्कि रैंक 2 का मून ग्लो गू था। इस बार फांग युआन का फ्यूजन सफल हुआ। मून ग्लो गू, मूनलाइट गू और 2 लिटिल लाइट गू को मिलाकर बनता है। एक लिटिल लाइट गू से मून ब्लेड की ताकत 100% बढ़ जाती है। 2 होने पर भी बढ़ोतरी 100% ही रहती है, ये जोड़कर नहीं बढ़ती। लेकिन रिफाइंड रैंक 2 मून ग्लो गू मूनलाइट गू से 3 गुना ताकतवर था। असल में मूनलाइट गू को रिफाइन करने के कई रेसिपीज थे और उसकी बहुत सी राहें थीं। फांग युआन ने वो रास्ता चुना जिससे मून ब्लेड की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ सके। उसकी मार की सीमा नहीं बदली, अभी भी 10 मीटर ही थी। एक और रास्ता था, मूनलाइट गू और स्टोन स्कार गू को मिलाकर मून स्कार गू बनाया जा सकता था। उसमें ताकत वही रहती, लेकिन मार की दूरी दुगनी होकर 20 मीटर हो जाती। एक आम रास्ता और था, मूनलाइट गू और व्हर्लविंड गू को मिलाकर मून वर्ल्ड गू बनता था। उससे मून ब्लेड नीला नहीं, हरा हो जाता था और उसका रास्ता घुमावदार हो जाता था। गू युए चिंगशू ने यही रास्ता चुना था। जहां तक गू युए फैंगझेंग की बात है, उसने मूनलाइट गू और जेड स्किन गू को मिलाकर मून रेमंड बनाया। यह दुर्लभ रास्ता था और रैंक 5 तक जा सकता था। आखिर में मूनलाइट ट्रेजर किंग गू बनता था। लेकिन सिर्फ रैंक 5 की रेसिपी होने का मतलब ये नहीं कि रैंक 5 गू बन ही जाएगा। कई रैंक 5 गू मास्टर्स के पास एक भी रैंक 5 गू नहीं था। इस अजीब हालत का कारण था कम सक्सेस रेट। गू फ्यूजन कभी 100% सफल नहीं होती। जितना ऊंचा रैंक होता है, सक्सेस उतनी ही कम होती है। अपनी पिछली जिंदगी में फांग युआन के स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की सक्सेस रेट 1% से भी कम थी। वो अनगिनत बार असफल हुआ। कभी कम गू वर्म्स मरते थे, कभी सारे एक साथ मर जाते थे। रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने के लिए सारे रैंक 5 ग्यू वर्म्स चाहिए थे। अगर वे मर जाते तो फांग युआन की सारी मेहनत और जमा किया हुआ सब कुछ राख हो जाता। वो बार बार असफल हुआ, फिर से शुरू किया और फिर से गू वर्म्स व खास इंग्रेडिएंट्स जुटाए। आखिर में उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि जनता नाराज हो गई और खून की नदियां बह गईं। लेकिन किस्मत से वो आखिरकार सफल हुआ और उसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने ये रैंक 6 गू पाया, सारे राइचस कल्टीवेटर्स जो उस पर नजर रखे हुए थे उस पर टूट पड़े। वो उस गू को ठीक से इस्तेमाल करने से पहले ही आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। लाखों सालों से यही घटिया सक्सेस रेट बड़े गू मास्टर्स की मेहनत बर्बाद कर देता था। इसे कम करने का सिर्फ एक तरीका था, वाइटल GU। चाहे फ्यूजन सफल हो या असफल, वाइटल गू कभी नहीं मरता, ज्यादा से ज्यादा घायल हो सकता है। क्यों? लोगों का अनुमान था कि क्योंकि विटाल गू हर गू मास्टर का पहला गू वर्म होता है और उसके जीवन से जुड़ा होता है। जब तक गू मास्टर जीवित है, विटाल गू मरता नहीं। हाँ, बाकी गू वर्म्स के मरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन फिर भी गू मास्टर की मेहनत का एक हिस्सा सुरक्षित रह जाता है। विटल गू ही किसी गू मास्टर की सबसे बड़ी पूंजी और सहारा होता है। वही तय करता है कि उसका रास्ता किस ओर जाएगा। इसीलिए गू मास्टर्स अपनी विटल गू को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए रेसिपीज ढूंढते रहते हैं। कुछ रैंक 2 या रैंक 3 की बेकार रेसिपीज गू मास्टर्स के भविष्य को ही बिगाड़ देती थी। जब फांग युआन ने देखा कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसका विटल गू है, तो वो इतना खुश क्यों हुआ? यही कारण था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बेहद दुर्लभ गू वर्म था जो पुनर्जन्म देता था, एक स्वर्ग झुकाने वाली एबिलिटी। इसे रिफाइन करते वक्त ये मर नहीं सकता था। अगर उसकी पिछली जिंदगी में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसका वाइटल गू नहीं होता तो रिफाइन करते समय ये मर भी सकता था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 था, जिसे पाने का सपना ज्यादातर गू मास्टर्स देख भी नहीं पाते थे। कईयों के पास तो रैंक 6 की रेसिपी तक नहीं थी, वे आज भी ढूंढ रहे थे। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भले ही अभी के फांग युआन के लिए पूरी तरह उपयोगी न हो, फिर भी उसका सबसे बड़ा खजाना था। फ्लावर वाइन मंक की विरासत उसकी तुलना में आसमान जमीन का अंतर थी। ठंडी बर्फ का मौसम खत्म हुआ और उसकी जगह बसंती हवा ने ले ली। पता ही नहीं चला कि सर्दी कब निकल गई और अब वसंत के दिन आ गए। जमी हुई पहाड़ी नदी फिर से बहने लगी। बांस के घरों और पेड़ों की छज्जों के नीचे लटके बर्फ के शंकु धूप में चमक रहे थे। उनमें से पानी की बूंदें टपक रही थीं। सुबह के वक्त शराब का सराय खाली सा था, ज्यादा पियक्कड़ नहीं आए थे। फांग युआन खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। उसकी मांग पर आसपास लकड़ी की तख्तियों से स्क्रीन लगाकर एक छोटा सा कमरा बना दिया गया था। खिड़की से एक झोंका हवा का अंदर आया, उसमें मिट्टी की ताजगी और सुगंध मिली हुई थी। जिसने भी उस हवा को सूंघा, उसके मन को हल्कापन और सुकून महसूस हुआ। उसके सामने जियांग या बैठा था, चेहरे पर हंसी फैली हुई। ये रहे इस बार के प्राइमीवल स्टोन्स, जरा चेक कर लीजिए। उसने 4 थैले निकाले और मेज पर रखकर फांग युआन की तरफ सरका दिए। थैले में प्राइमीवल स्टोन्स ही थे। फांग युआन ने उन्हें एक एक करके खोला नहीं, बस हाथ में तौलकर उनका वजन परखा। 100 साल से भी ज्यादा का सौदेबाजी और लेन देन का अनुभव था उसके पास, इसलिए हाथ में पकड़कर ही वो सही सही बता देता था कि पत्थर पूरे हैं या एक भी कम है। असल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। धरती पर भी एक तेल बेचने वाला था
जो बोतल की गर्दन पर सिक्का रखकर छेद में से बूंद बूंद तेल डालता था और कभी भी बाहर नहीं गिराता था। एक और निशानेबाज था जो 100 मीटर दूर से पत्तियों को 100% एक्यूरेसी से मार देता था। और एक कसाई था जिसने सालों काम करके इतना अनुभव पा लिया कि हाथ से ही मांस का वजन बता देता और तराजू में तौलने पर वही निकलता। ऐसे हुनर कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अनुभव जब बहुत जमा हो जाए तो चमत्कार जैसा असर दिखता है। पुनर्जन्म के बाद ये सब अनुभव वैसे ही उसके साथ आ गए थे। फांग युआन ने हाथ से तौला और जब कोई कमी नहीं मिली तो उसने एक छोटा कपड़े का थैला निकालकर जियांग या को पकड़ा दिया। जियांग या ने दोनों हाथों से लिया और खोला, गिनती शुरू की। हालांकि फांग युआन के पास 9 वाइटालिटी लीव्स थे, मगर वो खुद बेचने का इरादा नहीं रखता था। अगर उसकी जगह गुयुए दोंगतू होता तो वो खुद बेचता ताकि रिश्ते और रसूख बढ़े। लेकिन फांग युआन को ये सब बेकार की मेहनत लगती थी, इसलिए उसने सारे पत्ते जियांग या को बेच दिए ताकि वो दुकान के मालिक के तौर पर क्लान के लोगों को रैंक 1 हीलिंग ग्रास गू बेच दे। जियांग हे का भाई था और जब फांग युआन लिकर वर्म ढूंढ रहा था तब उनसे मुलाकात हुई थी। उसका भाई तो फांग युआन का आधा गठबंधन साथी भी था, तो उस पर भरोसा किया जा सकता था। 1 2 3 9 सच में 9 वाइटालिटी लीव्स हैं। जियांग या ने 3 बार गिनकर थैला बंद किया और अपने पास सुरक्षित रख लिया। फिर उसने प्याला उठाकर फांग युआन की तरफ बढ़ाया। लॉर्ड फांग युआन, बहुत अच्छा व्यापार रहा, चलिए मैं आपको टोस्ट करता हूं। उसकी नज़र में फांग युआन के लिए गहरी इज्जत थी, लेकिन उसमें हल्की सी जलन भी झलक रही थी। 1 साल पहले यही बसंत का मौसम था जब उसने फांग युआन को पहली बार देखा था। तब वो अभी अकादमी का छात्र था और गू मास्टर का बैटल अटायर पहनने का हक भी नहीं रखता था। लेकिन आज फांग युआन न सिर्फ बैटल अटायर पहने था, बल्कि उसकी कमर की बेल्ट लाल थी और उस पर लगा स्टील का चौकोर टुकड़ा साफ बता रहा था रैंक 2 गू मास्टर। और जियांग या खुद अभी भी रैंक 1 हरी बेल्ट के साथ। इतना ही नहीं, असली जलन उसे इस बात से थी कि विरासत पाने के बाद फांग युआन एक कंगाल से अमीर बन गया। अब उसके पास शराब का सराय, बांस के घर और 9 लीफ वाइटालिटी ग्रास थे। ये सब दौलत जियांग या अपने पूरे जीवन में भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी जलन जाहिर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि फांग युआन ने ही उसे पत्ते बेचकर मुनाफा कमाने का मौका दिया था। अब तो फांग युआन उसकी दौलत का पेड़ बन चुका था, उसे नाराज करने का सवाल ही नहीं उठता। हाय रे, इंसान में फर्क। जियांग या के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन दिल में आहें उठ रही थी। फांग युआन ने प्याला उठाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। जियांग या का छुपा हुआ भाव फांग युआन जैसी चालाक लोमड़ी से कैसे छुप सकता था, मगर उसने परवाह नहीं की। अगर जियांग या में जलन ना होती तो समझ आता कि उसका दिल बहुत बड़ा है और तब शायद फांग युआन उसे ज्यादा कदर देता। लेकिन जब उसकी छोटी सी दौलत देखकर वो जल गया तो ये साबित करता था कि उसकी दुनिया बहुत छोटी है। उसके साथ शराब पीना सिर्फ इसलिए था क्योंकि अभी उसमें इस्तेमाल लायक कीमत थी। जियांग या ने प्याला रखकर उत्साहित होकर कहा, क्लान में वाइटालिटी लीव्स 55 प्राइमेवल स्टोन्स में बिकते हैं। मैंने आपकी बात मानकर सिर्फ 50 प्राइमेवल स्टोन्स में ग्रास गू बेचे और डिमांड तो जैसे उमड़ पड़ी। लॉर्ड, क्यों ना आप रोज और पत्ते बना लिया करें, हम और भी ज्यादा कमा सकते हैं। फांग युआन ने सुना और धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, 9 पत्ते बनाना ही मेरी हद है। इससे भी ज्यादा बनाऊंगा तो मेरा कल्टीवेशन का समय बर्बाद होगा। यही फर्क था फांग युआन और जियांग या जैसे मेंढक में। फांग युआन की नज़र में प्राइमेवल स्टोन सिर्फ कल्टीवेशन का साधन थे, एक टूल, जबकि जियांग या के लिए प्राइमेवल स्टोन्स ही जिंदगी का मकसद थे। लेकिन 9 पत्तों से भी रोज 400 प्राइमेवल स्टोन्स मिलते थे। धीरे धीरे उसकी दौलत एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी। फांग युआन की नकार से जियांग या ने ज्यादा जिद नहीं की, बस अफसोस से होठ सिकोड़ लिए और फिर जल्दी जल्दी उसे शराब परोसने लगा। बिल्कुल सही, उसने कहा, लॉर्ड की इतनी किस्मत है कि आपको रोज की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। मेरी मानिए तो क्यों ना आप उस पुराने किराए के घर को छोड़ दें और खुद किसी बांस के मकान में रहने लगे, फिर एक सुंदर बीवी से शादी करके 7-8 फैमिली सर्वेंट्स रख लें। यही तो असली जिंदगी है। हाँ, फांग युआन हल्की हंसी हंसा पर कुछ बोला नहीं। किसान भला विजेता के सपनों को कैसे समझ सकता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। घर घर की बांस की छतों पर बर्फ जमी थी जो धूप में चमक रही थी। दूर एक पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाओं से हल्की पीली हरी पत्तियां झूल रही थीं और बसंती हवा में लहरा रही थीं। फांग युआन की नज़र थोड़ी खोई हुई थी। वो अपने हालात के बारे में सोच रहा था। उसने अपने भाई फांग झेंग की समस्या सुलझा ली थी। अब परिवार की संपत्ति लगभग उसके हाथ आ चुकी थी। व्हाइट जेड गू और मून ग्लो गू भी सक्सेसफुली रिफाइन कर चुका था। अब उसके पास आक्रमण और रक्षा दोनों थे। अगला कदम लिकर वर्म था, लेकिन लिकर वर्म मुश्किल काम था। 4 फ्लेवर लिकर वर्म रिफाइन करने के लिए उसे दूसरा लिकर वर्म चाहिए था और साथ में 4 तरह की शराब, मीठी, खट्टी, कड़वी और तीखी। ये सब कहाँ से मिलेंगे उसे अंदाजा नहीं था। मुझे लिकर वर्म जरूर रिफाइन करना है, इसके बिना मेरी कल्टीवेशन की रफ्तार आधी रह जाएगी। लेकिन 4 फ्लेवर लिकर वर्म बनाने के लिए मुझे काफिले का इंतजार करना होगा।
उसी वक्त मैं व्हाइट जेड गू दिखा सकता हूं और अपनी असली फाइटिंग एबिलिटी सामने रख सकता हूं। अब फांग युआन के पास मून ग्लो गू और व्हाइट जेड गू थे। उसके 500 साल के कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ वो ज्यादातर रैंक 2 गू मास्टर्स से ज्यादा ताकतवर था। जैसे बीमार सांप जियाओ सान जैसे छोटे से नामी ग्रुप लीडर उनसे अकेले लड़ाई हो तो शायद जीत भी सकता था, मगर चीशान, मोयान और किंगशू जैसे लोगों से वो अभी भी कमजोर था। क्योंकि एक तो कल्टीवेशन स्टेज कम था, फांग युआन रैंक 2 शुरुआती स्टेज में था, जबकि वे ऊपरी या पीक स्टेज पर। दूसरे, उसके पास बैटल गू वर्म्स कम थे, सिर्फ 2, जबकि उनके पास 3-3 और छुपे ट्रम्प कार्ड्स तक थे। उसकी उम्र के समूह में फांग झेंग, मोबेई और ची चेंग पहले ही अपना दबदबा दिखाने लगे थे। खासकर फांग झेंग, जिसे रैंक 2 मून रेमेंट मिल गया था, अब वो फांग युआन से टक्कर ले सकता था। समय के साथ उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा और वो फांग युआन को पीछे छोड़ देगा। जब तक फांग युआन 4 फ्लेवर लिकर वर्म को रिफाइन न कर ले और बराबर की रफ्तार से कल्टीवेट न करे। ऊंचे दर्जे के रैंक 3 या रैंक 4 गू मास्टर्स की बात तो छोड़ो, उनके सामने तो जान बचाना भी मुश्किल था। ट्रांसेंड करना आसान नहीं था, न ट्रम्प कार्ड्स थे न टैलेंट। लड़ाई का कितना भी अनुभव हो, बिना गू वर्म के वो बेकार था। अगर मैं 4 फ्लेवर लिकर वर्म रिफाइन कर लूं तो कल्टीवेशन की रफ्तार ठीक रहेगी, लेकिन मुझे और गू वर्म्स की जरूरत है। रक्षा के लिए व्हाइट जेड गू है, आक्रमण के लिए मून ग्लो गू, हीलिंग के लिए 9 लीफ वाइटालिटी ग्रास, मगर मुझे एक मूवमेंट टाइप और एक रिकॉन टाइप गू भी चाहिए। ये दोनों सहायक हैं, लेकिन ये मेरी कमजोरी ढक देंगे और लड़ाई की ताकत 3 गुना कर देंगे। फांग युआन सोच रहा था। उसे अब नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं थी। 500 साल का अनुभव पहले से ही उसे सही दिशा दिखा रहा था। इतने में जियांग या की आवाज आई, सुना है लॉर्ड, हाल ही में कोई आपसे ट्रबल लेने आ रहा है, जानबूझकर आपके बैम्बू बिल्डिंग और शराब खाने में। फांग युआन ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी सोच की कड़ी टूट गई, मगर जियांग यह सही कह रहा था। फांग युआन ने पता किया था, यह सब उसके अंकल गुयुए डोंगतू की चाल थी। गुयुए चिंगशू ने जब उसके अंकल को चेतावनी दी तो उसने फांग झेंग को आगे कर ट्रबल कराना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उसका गुस्सा फिर उमड़ा और उसने अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर कुछ गू मास्टर्स भेजकर फांग युआन के ठिकानों पर ट्रबल खड़ा करवा दिया। व्यापार करने वाले लोग इस तरह की परेशानियों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए फांग युआन हाल ही में खुद समय निकालकर इन जगहों की देखभाल कर रहा था। ओनर, कोई ट्रबल लेने आया है। इसी वक्त एक नौकर डरते डरते उसकी तरफ आया। ओह! फांग युआन की भौहें उठी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये बात अभी सामने आ जाएगी। फांग युआन के कुछ कहने से पहले ही जियांग या झट से खड़ा हो गया। रुकिए लॉर्ड, मैं जाकर देखता हूं। वो पार्टीशन से बाहर गया और जल्दी ही वापस आ गया। ये तो गुयुए मानशी है। जियांग या का चेहरा पीला पड़ गया, आवाज दबाकर बोला। उसकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। गुयुए मानशी। फांग युआन हमेशा सतर्क रहता था और जानकारी की अहमियत जानता था। इस दौरान उसने सारे रैंक 2 गू मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी और ज्यादातर को याद कर रखा था। गुरु मानशी एक मशहूर गू मास्टर था, रक्षा में खास और ताकतवर, मानशी ग्रुप का लीडर, नाम और इज्जत में जियाओ सान से भी ऊपर। धड़ाम! बाहर से कोई चीज टूटने की आवाज आई। फिर एक भारी और घमंडी आवाज गूंजी, छी! ये कैसी शराब है, बिल्कुल घोड़े के मूत्र जैसी लगती है, और इसे बेचने की हिम्मत करते हो? फांग युआन की आंखों में ठंडा प्रकाश चमक उठा और वो खड़ा हो गया। जियांग ने देखा कि फांग युआन बाहर जाने की सोच रहा है तो जल्दी से उसे रोक लिया। लॉर्ड फांग युआन, समझदार आदमी कभी भी ऑड्स के खिलाफ नहीं लड़ता। ये मानशी बहुत ताकतवर है, उन चंद लोगों में से है जो बाई निंग बिंग से अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपनी हार को शोहरत बनाकर घूमने वाले लोग, इनसे डरने की क्या जरूरत है? फांग युआन हल्की हंसी के साथ बोला और हाथ बढ़ाकर जियांग के कंधे पर रख दिया। तुम बस बैठो और आराम से शराब पीते रहो। लॉर्ड! जियांग फिर से समझाने ही वाला था, पर तभी उसने फांग युआन की बर्फ जैसी ठंडी नजर देख ली। उस ठंडी नजर से ही उसका दिल धक रह गया। उसकी जुबान बंद हो गई। वो मजबूरी में फिर से कुर्सी पर बैठ गया और फांग युआन तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलकर मेन हॉल की ओर बढ़ गया। उसने देखा, हॉल के बीच में चौकोर मेज पर एक रैंक 2 गू मास्टर एक पांव स्टूल पर और दूसरा पांव मेज पर रखे खड़ा है। उसका कद थोड़ा छोटा था, लेकिन हाथ और कमर बहुत मोटे तगड़े। गाल से ठुड्डी तक फैली हुई काली दाढ़ी और पूरे शरीर से एक डरावनी ताकत झलक रही थी। जमीन पर टूटी हुई शराब की सुराहियों के टुकड़े फैले पड़े थे। शराब ज्यादातर जमीन में दरारों से रिसकर चली गई थी। सिर्फ 2-3 जगह शराब की छोटी छोटी गड्ढी नुमा जमा हुई बूंदें बची थीं। दुकानदार बूढ़ा सिर झुकाए कांपते हुए माफी मांग रहा था। लॉर्ड, कृपया गुस्सा शांत करें। अगर ये शराब आपको पसंद नहीं आई तो दुकान आपको दूसरी शराब मुफ्त देगी। मुझे शराब नहीं चाहिए। तुम्हारी शराब गंदगी जैसी है। तुम दुकान क्यों चला रहे हो? मुझे मुआवजा चाहिए। मेरा मूड बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। कम से कम 500 प्राइमेवल स्टोन्स का मुआवजा देना ही होगा। मैनशी ने बेहुदा मांग रखी। ये तीसरी बार है। लगता है शराब खाने ने किसी को नाराज कर दिया है। अब यहां पीना नहीं चाहिए।
जल्दी चलो, जब गू मास्टर्स लड़ते हैं तो हम जैसे मॉर्टल्स फंस जाते हैं। चारों ओर बैठे लोग घबराकर उठ गए। कुछ गू मास्टर्स वहीं बैठे रहकर आपस में बातें करने लगे। सुना है ये शराबखाना फांग युआन ने खोला है, अब कौन है जो उससे पंगा ले रहा है? वही लड़का जिसके माँ बाप मर गए और सारा खजाना उसे मिल गया, अचानक से अमीर बन गया। तो कोई हैरानी नहीं, लोग जलेंगे ही। सोचो, हम अपनी जान हथेली पर रखकर ये सब कमाते हैं ताकि जिंदगी थोड़ी चैन से गुजरे, और ये फांग युआन तो बस एक नौसिखिया है, उसे ये सब मिलना किस हक से है? सही कहा, अगर उसके पूर्वजों ने उसे संभाला भी तो अब वक्त बदल गया है। कुल के संसाधन सीमित हैं, सबको बस छोटा सा हिस्सा मिलता है। ये सी ग्रेड प्रतिभा वाला बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सौभाग्य कैसे भोग सकता है? हास्यास्पद है। क्या मैनशी उसे गुस्से में लाकर लड़ाई करना चाहता है? अगर गू फाइट हुई तो शायद कुछ हिस्सा उसे भी मिल जाए। किसी ने सिर हिलाया। है, तुम सोचते हो क्लान एल्डर्स मूर्ख हैं? किसी और ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल हो सकता है, क्लान पॉलिसीज ऐसे ही तो हैं, इतने सालों में समझे नहीं? एक हद तक हमें प्रतिस्पर्धा की आज़ादी है। ताकतवर को ज्यादा संसाधन मिलना चाहिए, और अगर कमजोर अपनी चीजें बचा नहीं पाया तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब क्लान की समृद्धि के लिए है। सही है, चलो देखते हैं। मैंने सुना है मैनशी के पीछे एक रिटायर्ड एल्डर है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। कौन हिलने की हिम्मत करेगा? सब यहीं खड़े रहो, कोई बाहर नहीं जाएगा। मेज पर खड़े मैनशी ने अचानक चिल्लाकर कहा। दरवाजे तक पहुंच चुके मॉर्टल्स भी डर के मारे वहीं रुक गए। कुछ राहगीर भी तमाशा देखने रुक गए। साफ साफ झगड़ा करने आया है। फांग युआन ने यह दृश्य देखकर चेहरा तो बिना भाव के रखा, लेकिन आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैनशी ने उसे देख लिया। ओ, तुम वही फांग युआन हो ना? जूनियर, तुम्हारी शराब मेरे पैसे लूट रही है, लेकिन चूंकि तुम नए हो मैं तुम्हें मौका देता हूं कि सबके सामने माफी मांगो, वरना लोग कहेंगे कि मैं मैनशी अपनी हैसियत से जूनियर को दबा रहा हूं। हाँ। मैनशी जोर जोर से हंसने लगा। बस तुम माफी मांगो और मुझे झुको तो बात यहीं खत्म। मैं वादा करता हूं कि अपनी बात रखूंगा। उसने छाती पर हाथ मारते हुए ऊंची आवाज में कहा, मानो बहुत उदार हो, लेकिन उसकी मंशा वहां मौजूद गू मास्टर से छुपी नहीं। कितना घटिया चाल है। हाँ, अगर फांग युआन माफी मांग लेता है तो उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट जाएगी। कोई भी आएगा और उसे दबा देगा, और अगर वो माफी नहीं मांगता तो इसे सीनियर का अपमान माना जाएगा और पूरा समाज उसे किनारे कर देगा। हाँ, वो दो मुश्किलों के बीच फंस गया। अरे ये क्या? वहां बैठे गू मास्टर्स अचानक ऐसे दंग रह गए कि किसी का मुंह इतना खुल गया जैसे पूरा अंडा निगल लेगा। बाकी सब भी पत्थर की मूर्ति जैसे स्तब्ध हो गए। कुछ ने तो शराब मुंह से उगल दी, कुछ की आंखें बाहर गिरने को हो गईं। वे सब तमाशा देखने आए थे, एक मजेदार नजारा। लेकिन अंत में फांग युआन ने न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि उन्हें बड़ा सरप्राइज भी दे दिया। उस जवान ने बिना देर किए कलाई घुमाकर मून ब्लेड चला दी। Moonglow GU का मून ब्लेड। वो डरावना नीला चांद जैसा ब्लेड हवा में निकल पड़ा, चेहरे जितना बड़ा। सामने रखी चौकोर मेज को ऐसे काट दिया जैसे टोफू हो। मैनशी की हंसी थम गई, उसकी आंखें फैल गईं और नीला मून ब्लेड उसकी आंखों में बड़ा होता गया। पल झपकते ही वो ब्लेड उसके चेहरे के पास पहुंच गया। उसकी मूंछों का हर बाल नीली रोशनी में चमकने लगा। मौत की सेहरन में आखिरी पल में मैनशी घबराकर चिल्लाया, मोनोलिथ गू। तुरंत उसका पूरा शरीर गहरे भूरे प्रकाश में ढक गया। उसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर होने लगी, लेकिन पूरा बनने से पहले ही मून ब्लेड उसके सीने से टकरा गया। एक हल्की आवाज के साथ पत्थर जैसी त्वचा फट गई और सीने पर तिरछा बड़ा घाव बन गया। खून धारा की तरह बह निकला। मैनशी दर्द से चिल्ला उठा, उसका स्वर अविश्वास और डर से कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फांग युआन बिना एक शब्द बोले सीधे हमला कर देगा। वो वाकई हमला कर बैठा। गांव के अंदर सीधे गू वर्म का इस्तेमाल करके किसी क्लान्समैन पर हमला। सिर्फ मैनशी ही नहीं, दर्शक भी अवाक रह गए। ये क्या हो गया? क्या ये लड़का पागल हो गया है? कुछ कहे बिना सीधे जानलेवा वार। क्या ये नहीं डरता कि मैनशी मर गया तो पनिशमेंट हॉल उसे पकड़ लेगा और सजा देगा? जवान बहुत जल्दबाज होते हैं। तुमने वो मून ब्लेड देखा? ये मूनलाइट गू नहीं था, बल्कि मून ग्लो गू था। लगता है फांग युआन फ्यूजन में सफल हो गया है। फांग युआन, तुम कर क्या रहे हो? मैनशी मेज पर खड़ा होकर गला फाड़कर चिल्लाया, चेहरे पर गुस्से की शिकन। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूलकर और कठोर हो गईं। सीने का जख्म भी पथरीली त्वचा से ढक गया, लेकिन खून अब भी बह रहा था। फांग युआन का चेहरा शांत था। वो धीरे धीरे चलता रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो कहने का इरादा ही नहीं। उसने फिर से मून ब्लेड चला दिया। मून ब्लेड थोड़ी दूरी पर सीधा निकला। तुम। मैनशी के पास बोलने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से हाथ उठाकर सिर और सीने को ढक लिया। उसके हाथ मोटे भूरे पत्थर जैसे हो गए, मूर्ति जैसी मजबूत। मून ब्लेड ने हाथों पर वार किया, गहरा घाव बना और पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ गए। वार की ताकत से मैनशी पीछे की ओर गिरा। उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। मेज उसका बोझ सहन न कर सकी और चर्र से टूट गई।
मैनशी धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसकी रक्षा में कमजोरी आ गई। फांग युआन धीरे धीरे चलता रहा, आंखों में ठंडी चमक के साथ, और उस कमजोरी पर एक और मून ब्लेड चला दिया। ब्लेड हवा चीरता हुआ सीटी बजाता निकला। मैनशी ने हाथ उठाए, लेकिन उसने फांग युआन के बैटल एक्सपीरियंस को कम आंका। मून ब्लेड सीधा दिख रहा था, लेकिन थोड़े कोण से झुका। उसका हाथ आधा ब्लेड रोक पाया, लेकिन बाकी आधा सीने पर जा लगा। पहले से घायल सीने से अब और ज्यादा खून बहने लगा। क्या वो उसे मार ही डालेगा? वहां बैठे गू मास्टर्स अब और नहीं बैठ सके, सब खड़े हो गए। मॉर्टल्स एकदम खामोश, डर और उम्मीद से देख रहे थे। गू मास्टर्स की लड़ाई ये उनके भीतर दबे रोमांच को जगा रही थी। मैनशी हाँफते हुए उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन घाव और दर्द ने उसे बार बार गिरा दिया। फांग युआन धीरे धीरे पास आता रहा। मैनशी खून से लथपथ, चेहरा सफेद पड़ा, उसकी आंखों में डर, और फांग युआन की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। फांग युआन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे मारोगे तो पनिशमेंट हॉल तुम्हें पकड़ लेगा। मैनशी जमीन पर हाथ टेककर पीछे सरकता गया। उसका खून पीछे जमीन पर लाल लकीर बना रहा था। पूरा हॉल खामोश। सब फांग युआन की ठंडी आभा से दबे सांस रोके देख रहे थे। कोई भी मैनशी को बेकार की चीज नहीं समझ रहा था। अगर वे उसकी जगह होते तो शायद और बुरा हाल होता। फांग युआन उसके पास पहुंचा और सीधे उसके सीने के घाव पर पैर रख दिया। मैनशी दर्द से सिसक उठा। फांग युआन दबाव डालता रहा। दर्द ने मैनशी को ऐसे मरोड़ा जैसे जंगली सुअर उस पर कूद रहा हो। वो और सहन न कर सका, जोर जोर से चीखने लगा। पथरीली त्वचा होने पर भी दबाव और खून बहना जारी था। सबसे डरावनी बात, फांग युआन का दायां हाथ नीली रोशनी में लिपटा हुआ था, जैसे एक और मून ब्लेड कभी भी निकल सकता है। मैनशी हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। तुम मुझे मार नहीं सकते, उसने आंखें फाड़कर घुटी आवाज में कहा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, फांग युआन ने पहली बार बोले। उसकी आवाज सपाट थी और खामोश हॉल में गूंज उठी। लेकिन मैं तुम्हें अपाहिज बना सकता हूं, तुम्हारा हाथ या पैर तोड़ सकता हूं। क्लैन रूल्स के हिसाब से मुझे कुछ प्राइमेवल स्टोन्स भरने होंगे और थोड़ी कैद भी होगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहोगे, लड़ाई की क्षमता खो दोगे, मिशन नहीं कर पाओगे। ये नतीजा तुम्हें मंजूर है? फांग युआन ठंडी आवाज में मैनशी से बोला। उसके शब्द सुनकर मैनशी कांप उठा। उसका दिमाग सुन्न होने लगा, सांस लेना भी मुश्किल। धत्त तेरे की, अगर मैं पहले से सावधान होता, अगर शुरू में घायल न होता तो ये। उसकी आवाज अचानक थम गई, क्योंकि उसने फांग युआन की आंखों में झांका। वो आधी बंद काली आंखें, ठंडी, निष्ठुर। कैसी आंखें थी वो? अगर उनमें सिर्फ किलिंग इंटेंट होता तो मैनशी डरता नहीं, लेकिन उनमें थी उदासीनता, जिंदगी के प्रति अहंकार, लोगों के प्रति तिरस्कार, नियमों को पैरों तले रौंदने वाली बेपरवाही। ये आंखें। मैनशी की आंखें सिमट गईं और उसके दिल की गहराई से एक पुराना डर जाग उठा। उसकी जिंदगी का दुस्वप्न। 2 साल पहले बांस के जंगल की रात। एक सफेद कपड़े पहना जवान उसे इसी तरह पैर तले दबाए। धत्त, अगर मैंने मोनोलिथ गू रिफाइन कर लिया होता तो तुम मेरी डिफेंस कैसे तोड़ते? मौत सामने थी, वो चीख रहा था पूरी बेबसी के साथ। ओह, तो ऐसे है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गांव वापस जाओ और मेहनत करो, मोनोलिथ गू रिफाइन करो और फिर मुझसे लड़ो। हे, उम्मीद है अगली बार तुम मेरी जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट लाओगे। ये कहकर सफेद कपड़े वाला जवान पैर हटाकर उसे छोड़ देता है। मैनशी हाफते हुए जमीन पर पड़ा रह गया, अविश्वास से उसकी ओर देखता रहा। वो जवान उसे चींटी समझकर बोला, अभी तक भागे क्यों नहीं? मैनशी कांपते हुए तुरंत भाग निकला। वो सफेद कपड़े वाला और कोई नहीं बल्कि बाई गांव का नंबर 1 जीनियस बाई निंग बिंग था। तब वो सिर्फ रैंक 2 था, लेकिन रैंक 3 एल्डर्स को भी मार सकता था। मैनशी का वहां से जिंदा बच निकलना ही उसकी शोहरत की वजह बना। 2 साल बीत गए, उसका चेहरा तो धुंधला पड़ गया, पर उसकी आंखें याद रह गईं। दुनिया को तिरस्कार से देखने वाली आंखें, गर्व और अहंकार से भरी आंखें। और अब वही आंखें उसे अपने ही गांव में दिख रही थीं। उसका दिल डर से कांप उठा। गुस्सा और रोष सब गायब हो गया, लड़ने की ताकत भी। फांग युआन ने मैनशी का चेहरा गौर से देखा। थोड़ा चौंका, उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डरपोक निकलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, बस एक कायर चूहा। फांग युआन ने अपना मकसद पा लिया था, उसने पैर हटा लिया, अब भाग जा। मैनशी ने मानो किसी देवता की आवाज सुनी। वो लुढ़कता कुचलता हुआ शराब खाने से बाहर निकल गया। सभी दर्शक स्तब्ध थे। फांग युआन वहीं खड़ा चारों ओर नजर दौड़ाता रहा। आसपास के रैंक 1 और कुछ रैंक 2 गू मास्टर्स ने उसकी नजर से बचकर नीचे देखा। दुकानदार और नौकर सब डरे हुए, लेकिन भीतर से खुश होकर उसे पूजने लगे। ताकतवर सहारा किसे नहीं चाहिए। पीछे खड़ा जियांग या हक्का बक्का था। वो शोर सुनकर बाहर आया था और देखा फांग युआन ने मैनशी को भगा दिया। ये वही जीयुए मानशी है। उसका दिल कांप उठा। अब उसकी नजर फांग युआन पर बदल गई। ईर्ष्या गायब हो गई। उसे तभी समझ आया कि फांग युआन इतनी गुरयुए मानशी नए नवेले फांग युआन से हार गया।
ये खबर तेजी से फैल गई और रैंक 2 गू मास्टर्स के बीच हल्की फुल्की गपशप का कारण बन गई। सब लोग इस घटना के दोनों मुख्य किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ थे। मानशी थोड़ा बहुत मशहूर था, रैंक 2 का गू मास्टर जिसने बाई निंगमिंग के हाथों से अपनी जान बचाई थी, उसे कम नहीं आंका जा सकता था। और फांग युआन इस साल का चैंपियन था। सबने अपनी आंखों से देखा था कि उसने वार्षिक परीक्षा में फांग झेंग को हरा दिया था। उसने अपने परिवार की विरासत भी पाली थी और रातों रात अमीर बन गया था। इस वजह से बहुत लोग उससे जलते थे। दोनों के बीच का फर्क साफ था, लेकिन उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ कमजोर फांग युआन ने मजबूत मानशी को हरा दिया। ये अंतर सबको चौंका देने वाला था। जैसे जैसे लोग इस बारे में चर्चा करने लगे, फांग युआन की प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। रैंक 2 गू मास्टर्स अब इस नौजवान को गंभीरता से लेने लगे। उसने बिना एक शब्द कहे सीधा हमला कर दिया। नौजवान लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। उसके पास वेल्थ है और उसने मून ग्लो गू भी रिफाइन कर लिया है, कुछ एबिलिटीज तो हैं उसमें। वो पागल है, बहुत ही ज्यादा हाथ भारी रखता है। सुना है गु युए मानशी को 3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। लोग फांग युआन की बातें कर रहे थे। उसने अचानक हमला किया, शुरुआत में ही बढ़त ले ली, पहली ही चाल में गंभीर चोट पहुंचाई और जबरदस्त दबदबा जमा लिया। सबको ऐसा लगा जैसे उसने ईमानदारी से जीत हासिल नहीं की। लेकिन जीत तो जीत होती है और हार हार, नतीजा ही सब कुछ है। शायद पृथ्वी पर लोग प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देते, लेकिन इस दुनिया में जहां जिंदगी कठिन है, चारों तरफ घातक खतरे हैं, वहां जीत का मतलब है जिंदा रहना और हार का मतलब है मौत। यहां विजेता सब कुछ ले जाते हैं और हारने वाले सब कुछ खो देते हैं। लगभग हर कोई इस बात से सहमत था। फांग युआन जीत गया था, चाहे उसने जैसे भी किया। ये एक सच्चाई थी। एक नया चेहरा मानशी को रौंदकर सबकी नजर में आ गया। मानशी एक सीढ़ी बन गया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जब वो ठीक होगा तो ग्रुप लीडर की कुर्सी छोड़ देगा। यह हार का नतीजा था। करीबी रिश्तेदार हारने वालों पर तरस खा सकते हैं, लेकिन लोग जीतने वालों का और भी ज्यादा सम्मान और स्वीकार करते हैं, क्योंकि विजेता ताकत का प्रतीक होते हैं और ताकत का मतलब है सुरक्षा। इस घटना के बाद गु युए डोंग तूने समझदारी से अपनी गंदी चालें रोक दी। गु युए मानशी के हारकर पीछे हटने से उसके समझदार अंकल को हकीकत का एहसास हो गया। फांग युआन की तरक्की ने उसे लाचार, नाराज और खिन्न कर दिया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास विरासत हथियाने का कोई मौका नहीं है। आगे बढ़ना बेकार था। उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके और लोगों को काम पर लगाकर फांग युआन को परेशान करने की कोशिश की थी। इससे उसके प्राइमिवल स्टोन्स खर्च होते गए, जबकि फांग युआन चारों तरफ से मुनाफा कमा रहा था। अगर ये टकराव ऐसे ही चलता रहा तो चाहे डोंगतू के पास शुरुआत में प्राइमिवल स्टोन्स की बड़ी मात्रा थी, आखिरकार हार वही माननी पड़ती, क्योंकि उसने बांस के घर, शराब की दुकान और 9 पत्तियों वाली वाइटैलिटी ग्रास सब खो दिए थे। अब उसके पास कोई आय का जरिया नहीं बचा था। खर्च हुए प्राइमिवल स्टोन्स को भर पाना मुश्किल था। दूसरी तरफ फांग युआन के पास कम स्टोन्स थे, लेकिन रोज बढ़ रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि डोंगतू ने हताशा में मान लिया कि इस टकराव से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब उसे मानशी की हार की खबर मिली तो उसने तुरंत इन बेकार हरकतों को बंद कर दिया। असल में जब फांग झेंग भी फांग युआन को परेशान नहीं कर पाया था, तभी डोंगतू की हार तय हो गई थी। इससे फांग युआन की शराब की दुकान का कारोबार फिर से सामान्य हो गया। ये एक खुशखबरी थी, और एक और खुशखबरी मिली कारवा जल्दी आने वाला था। मार्च। चमकती धूप में वसंत के दिन हल्की फुल्की गुनगुनाहट के साथ एक खुशनुमा माहौल बनाते हुए आ पहुंचे। वसंत की गर्मी में फूल खिले और घास जमकर बढ़ी। किंग माओ माउंटेन हरे भरे नजारे से भर गया। धूप वाली ढलानों पर जंगली फूल खिले थे जो एक रंग बिरंगे समंदर की तरह लग रहे थे। कलकल करती नदी आग जैसी चमक रही थी और धूप से घुल मिल रही थी। नए ड्रैगनपिल झींगुर अंडों से निकलकर ताज़ा झुंड बना रहे थे जो रात में हलचल मचा रहे थे। दिन में रंग बिरंगे मोर तोते आसमान में उड़ते हुए चहचहा रहे थे। गर्म वसंत ने अपनी मेहरबानी से सब जीवों को शानदार ढंग से बढ़ने दिया। ऐसे नज़ारे में एक कारवां धीरे धीरे किंग माओ माउंटेन की ओर बढ़ रहा था। काले मोटे बीटल धीरे धीरे रेंग रहे थे। उनकी पीठ पर लोग और सामान लदा था। रंग बिरंगे पंखों वाले शुतुरमुर्ग ठेला गाड़ी खींच रहे थे। रोएदार पहाड़ी मकड़ियां जमीन की परवाह किए बिना चल रही थीं। पंखदार सांप रेंगते और कभी कभी अपने पंख खोलकर उड़ते जा रहे थे। कारवां की अगुवाई कर रहा था एक ट्रेजर ब्रास्टोड। वो 2.5 मीटर लंबा था, पूरा शरीर नारंगी पीला। उसकी पीठ पर बैठा था रैंक 4 का गू मास्टर जियाफू। जब कारवां गांव में ठहरा तो फांग युआन ने मन ही मन आ भरी, ये फिर बदल गया। मेरी पिछली यादों में ये कारवां गर्मियों में आता था। पहले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी कारवां सिर्फ गर्मियों में आता था, लेकिन अब ये वसंत में आ गया 2-3 महीने पहले, और इसका पैमाना भी बहुत बड़ा है। फांग युआन का पुनर्जन्म उसकी जिंदगी को बदल चुका था और साथ ही उसके आसपास को भी प्रभावित कर रहा था, जिससे भविष्य में भी बदलाव आ रहा था। असल वजह जिया जिनशेंग की मौत थी। फांग युआन ने सबको धोखा दिया था, इसलिए जियाफू ने गलती से मान लिया कि जिया जिनशेंग की मौत उसके दुश्मन जिया गुई की साजिश है।
जियाफू जब वापस अपने क्लान पहुंचा तो उसने कठोर कदम उठाए, जिससे दोनों भाइयों के बीच की प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई। बेहतर उपलब्धि हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने साल की बर्फ पूरी तरह पिघले बिना ही कारवां लेकर जगह जगह व्यापार शुरू कर दिया। क्लान लीडर गुयुएबो ने जियाफू का स्वागत किया। दोनों रैंक 4 गू मास्टर्स अपनी अपनी तरफ के नेता थे। भाई गुयुए, आप कैसे हैं? जियाफू पूरे मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक लंबा सा जख्म था। हाँ, भाई जियाफू, इस साल आप काफी जल्दी आ गए। गुयुएबो ने उसके चेहरे का जख्म देखा, मन ही मन चौंके, लेकिन कुछ नहीं पूछा। जल्दी उठने वाली चिड़िया ही दाना पाती है। इस बार मैं बहुत कीमती सामान लाया हूं और मुझे यकीन है कि गुयुए क्लैन को उनकी जरूरत होगी। जियाफू ने इस बार बेहतर कामयाबी के लिए पूरी कोशिश की थी। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। गुयुएबो की आंखें चमकी। आगे बोले, ठीक उसी समय पर परसों हमारे क्लैन का अवेकनिंग सेरेमनी है और मैं आपको उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं। हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुयुए क्लैन की समृद्धि अपनी आंखों से देख पाऊं। जियाफू ने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से जवाब दिया। किसी को अवेकनिंग सेरेमनी में बुलाना मतलब उन्हें सम्मानित अतिथि मानना। जियाफू ने इस निमंत्रण से गुयुए क्लैन की ईमानदारी महसूस की। असल में एक और बात भी है। जियाफू हिचकिचाया। आप दूर से आए हैं, तो अगर कोई भी निवेदन हो तो कहिए। हमारा क्लैन पूरी कोशिश करेगा उसे पूरा करने की, गुयुएबो ने कहा। जियाफू ने लंबी सांस ली। ये जिया जिनशेंग के मामले को लेकर है। मैं अपने क्लैन से कुछ इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स लाया हूं और चाहूंगा कि जांच के दौरान आप हमें थोड़ी सुविधा दें। गुयुएबो ने तुरंत समझदारी वाला भाव दिखाया। स्पष्ट था कि जिया जिनशेंग की मौत ने जियाफू को क्लैन की संपत्ति की दौड़ में मुश्किल में डाल दिया था। कहा जा रहा था कि क्लैन लौटने के बाद उसने जिया गुई से सार्वजनिक रूप से झगड़ा किया था और मामला मारपीट तक पहुंच गया था। उसके चेहरे का जख्म शायद उसी का निशान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो वसंत की शुरुआत में ही यहां आ पहुंचा। उसके कंधों पर बहुत दबाव था। उधर फांग युआन टेंट्स और दुकानों में टहल रहा था। इस साल का कारवां अब तक के किसी भी साल से कहीं बड़ा था। सिर्फ ज्यादा टेंट्स ही नहीं, बल्कि एक गू हाउस भी था। गू हाउस सिर्फ बड़े कारवां में होता है। बड़े कारवां में 2-3 गू हाउसेस होते हैं। जियाफू का कारवां ज्यादा से ज्यादा मध्यम स्तर का था, लेकिन उसके पास भी एक गू हाउस था। ये गू हाउस एक बड़ा पेड़ था, 18 मीटर ऊंचा, आसमान छूता हुआ। उसकी जड़ें और शाखाएं ऐसे मुड़ी तुड़ी थीं जैसे आपस में लिपटे हुए अजगर हों। तने का व्यास नीचे से 10 मीटर का था। ऊपर जाते जाते थोड़ा घटा, लेकिन फर्क साफ नहीं दिखा। भूरा तना असल में एक ठोस हिस्सा नहीं था, बल्कि अंदर 3 परतों का स्थान था। तने में खिड़कियां भी थीं। धूप और ताज़ी हवा उन खिड़कियों से होकर अंदर के 3 हिस्सों में जाती थी। तने में पत्तियां और शाखाएं कम थीं, सिर्फ सबसे ऊपर घनी और हरी भरी थीं। वसंत की हवा चलती तो पत्तियां सरसराती। ये गू हाउस का सबसे आम प्रकार था। रैंक 3 का पौधा गू, जिसे कहते हैं 3 स्टार केव। जैसे ही उसमें प्राइमीवल एसेंस डाला जाता, वो तुरंत बढ़ जाता। इसमें 3 कमरे थे। इन कमरों की सुरक्षा साधारण टेंट से कहीं ज्यादा थी। टेंट्स की कतार के बीच ये विशाल पेड़ किसी मीनार की तरह खड़ा था, जैसे मुर्गियों के बीच बगुला। तने के नीचे 2 चौड़े दरवाजे बने थे प्रवेश के लिए। फांग युआन भीड़ के साथ उस विशाल पेड़ में दाखिल हुआ। अंदर 3 मंजिलें थीं, जिन्हें दुकानों जैसा बना दिया गया था। वहां लकड़ी के काउंटरों पर तरह तरह के गू वर्म्स रखे थे। ये काउंटर भी उसी पेड़ का हिस्सा थे। हरी पत्तियां और शाखाएं उगाकर 3 स्टार केव ट्री गू दुकानदार की इच्छा से अलग अलग डिजाइन बना सकता था। काउंटरों के अलावा ग्राहकों के लिए बेंच और स्टूल भी थे। एक रैंक 3 का सपोर्ट गू मास्टर लगातार पेड़ को नियंत्रित कर रहा था और सब पर नजर रख रहा था। अगर कोई गू वर्म्स चुराने की कोशिश करता तो पेड़ को तुरंत नियंत्रित कर दरवाजे बंद कर दिए जाते और अस्थायी जेल बना दी जाती। शाखाएं पागलों की तरह फैलकर हमला करती। उसी समय सुरक्षा गू मास्टर्स भी कार्रवाई में जुट जाते। इस ट्री हाउस में सुरक्षा टेंट से कहीं ज्यादा थी, इसलिए यहां और भी कीमती सामान बिक रहा था। फांग युआन ने जैसे ही पहली मंजिल पर कदम रखा, उसने बीचों बीच एक अकेला काउंटर देखा। उस पर रखा था लिकर वर्म। कई गू मास्टर्स उसके चारों तरफ खड़े होकर उसे देख रहे थे। कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे। फांग युआन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाकी काउंटरों पर भी कई कीमती गू वर्म्स रखे थे, जैसे जेड स्किन गू, वुल्विन गू, स्कारस्टोन गू और भी बहुत से। ये सब मूनलाइट गू के साथ मिलकर ऊंचे रैंक के गू वर्म्स में फ्यूज हो सकते थे। जियाफू को इन फ्यूजन रेसिपीज का पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन अपने सालों के व्यापारिक अनुभव से वो जानता था कि गू युए क्लैन को कौन से गू वर्म ज्यादा चाहिए होंगे। यकीनन जियाफू का कारवां सिर्फ गू युए विलेज को लक्ष्य नहीं बना रहा है, बल्कि उसने इस बार पूरी ताकत लगा दी है। लगता है क्लैन वापस लौटकर वो वाकई पूरी तरह भड़क गया था, फांग युआन ने मन ही मन सोचा। लिकर वर्म, फांग युआन ने हल्की आवाज में बड़बड़ाया और सेंटर के रिसेप्शन डेस्क के पास चला गया। उसे सिर्फ यही लिकर वर्म चाहिए था। इसके साथ मीठी, तीखी, खट्टी, कड़वी 4 तरह की शराब मिलाकर वो 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म रिफाइन कर सकता था। लेकिन इस तरह के फ्यूजन में फेलियर का भी चांस था।
अगर फांग युआन के पास दूसरा लिकर वर्म न होता तो उसे कोशिश करने का भी मौका नहीं मिलता। जिंदगी ऐसी ही है, मेहनत करना हमेशा रिजल्ट या सक्सेस नहीं लाता, लेकिन मेहनत किए बिना तो पक्का हार है। डिमोनिक पाथ भी ऐसा ही है। डिमोनिक कल्टिवेटर्स अपने रास्ते की रुकावटों को हटाने में माहिर होते हैं और बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोगों की नज़र में वो एक्सट्रीमिस्ट और एडवेंचरस माने जाते हैं। मैं अभी परेशान था कि दूसरा लिकर वर्म कहाँ से लाऊं, और ये देखो, किस्मत ने लिकर वर्म खुद मेरे दरवाजे पर भेज दिया। मौका सामने खड़ा है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे ये लिकर वर्म लेना ही होगा। फांग युआन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। अगर मेरी कल्टिवेशन रैंक 4 या 5 तक पहुंच गई होती और स्ट्रांग फाइटिंग एबिलिटी होती तो मैं बिना सोचे इसे छीन लेता। रास्ते में जो भी भगवान या बुद्ध आते उन्हें भी काट डालता। अगर मैं रैंक 3 या 4 होता तो अपने तजुर्बे से इसे चोरी कर लेता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अफसोस, मैं अभी सिर्फ रैंक 2 हूं, और वो भी शुरुआती स्टेज पर। फांग युआन ने मन ही मन आह भरी, अब तो मुझे ये फेयर और स्क्वायर खरीदना ही पड़ेगा। उसने काउंटर पर लिखी कीमत देखी। Liquor worm 500 primeval stones. लिकर वर्म की असली कीमत 580 प्राइमीवल स्टोन्स थी। यहां की कीमत 80 स्टोन सस्ती थी। लेकिन अगर फांग युआन सच में सोचता कि वो सिर्फ 500 प्राइमीवल स्टोन्स में ये लिकर वर्म खरीद सकता है तो उसकी 500 साल की जिंदगी बेकार गई होती। ये कम कीमत सिर्फ लोगों को आकर्षित करने और उनकी ग्रीड जगाने का एक तरीका था। ये ट्री हाउस साफ साफ जियाफू की संपत्ति थी। दादी, ये लिकर वर्म सिर्फ 500 प्राइमीवल स्टोन्स का है। एक छोटी लड़की अंदर दौड़ती आई और चिल्लाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, कल तो अवेकनिंग सेरेमनी है। आपने मुझे गिफ्ट देने का वादा किया था ना, तो आप ये लिकर वर्म मुझे क्यों नहीं दिला देती? उस लड़की की दादी ने सफेद कमरबंद पहना हुआ था जिसमें एक चौकोर चांदी का टुकड़ा जड़ा था और उस पर 3 लिखा था। जब कोई गू मास्टर रैंक 3 तक पहुंचता है तो उसे अपने आप क्लान एल्डर का दर्जा मिल जाता है। लेकिन क्लान एल्डर्स में भी फर्क होता है। कुछ एल्डर्स के पास बहुत पावर होती है और कुछ सिर्फ छोटे मोटे विभाग संभालते हैं। लेकिन ये रैंक 3 वाली एल्डर उन कमजोरों में से नहीं थी। गु युए याओजी। फांग युआन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये थी दवा विभाग की क्लैन एल्डर। मेडिसिन हॉल क्लैन का सपोर्ट फैक्शन था और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला विभाग। अपनी वरिष्ठता के कारण गु युए याओजी का क्लैन में बड़ा प्रभाव था। यहां तक कि क्लैन लीडर के सामने भी वो बिना उठे जवाब दे सकती थी। वो क्लैन की नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर थी और उसने कई एल्डर्स की जान बचाई थी। इसी वजह से उसका क्लैन में बहुत बड़ा नेटवर्क था। ठीक है, ठीक है। अगर मेरी प्यारी पोती चाहती है तो दादी खरीद देगी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो झुकी हुई थी और हाथ में लाठी पकड़े थी। उसने मजबूरी से आह भरते हुए दयालु मुस्कान दी। दादी सबसे अच्छी है। मुझे पता था आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। लड़की ने खुशी से दादी को चूमा। तो चलो दादी, अभी दुकान वाले को बुलाकर ये लिकर वर्म खरीद लेते हैं। गु युए याओजी ने सिर हिलाया। मेरी प्यारी पोती, यहां गुवर्म ऐसे नहीं खरीदे जाते। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूं। देखो, वहां काउंटर पर कागज और पेन रखे हैं। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, देख रही हूं। गु युए याओजी ने कहा, जाओ, एक कागज लो और उस पर लिकर वर्म की कीमत लिखो, फिर उसे उस छेद में डाल देना। अगर सभी बोली लगाने वालों में तुम्हारी बोली सबसे ऊंची रही तो ये लिकर वर्म तुम्हारा हो जाएगा। ओह, तो ऐसा है, बहुत मजेदार है। लड़की ने बांस का कागज उठाया और पेन पकड़ा, लेकिन लिखते समय हिचकिचाई। उसकी प्यारी भौहें सिकुड़ गईं। थोड़ी देर सोचती रही और फिर होंठ फुलाकर बोली, दादी, सही कीमत क्या होगी? अगर मैंने कम लिखी तो कोई और ले जाएगा और ज्यादा लिखी तो घाटा हो जाएगा। गु युए याओजी हंस पड़ी और बोली, इतनी आसानी से लिकर वर्म मिल जाता क्या? चलो देखते हैं किस्मत क्या करती है। दादी, लड़की ने शरारत से उनका हाथ झटकते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, मत झूलो, मेरा शरीर तो वैसे ही टूट रहा है। दादी ने आह भरी। दादी ही भर देती है। लड़की उछल पड़ी। मुझे पता था दादी सबसे अच्छी हैं। गु युए याओजी ने कीमत लिखी और अपना नाम लिखा। लड़की उत्सुकता से देखती रही। फिर कागज मोड़कर दादी ने इशारा किया, लो, अब इसे डाल आओ। लड़की ने आज्ञाकारी होकर कागज लिया और काउंटर के छेद में डाल दिया। फिर वापस आकर दादी से बोली, दादी, अब सब ठीक है? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, अब सब ठीक है, लेकिन जिंदगी अनिश्चित है। हो सकता है कोई और ज्यादा बोली लगाए, लेकिन वो कीमत इतनी ऊंची होगी कि खरीदने वाला मूर्ख साबित होगा। चिंता मत करो, लिकर वर्म पक्का हमारा है। ओह, लड़की ने प्यारे चेहरे के साथ सिर हिलाया। चलो, अब दादी के साथ ऊपर चलो और थोड़ी सैर करते हैं। ठीक है दादी। उन्हें जाते हुए देखकर फांग युआन की आंखें गंभीर हो गईं। उसके लिए ये गु युए याओजी बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी थी जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये स्थिति फांग युआन ने पहले से सोच रखी थी। लिकर वर्म कीमती था। भले ही ये सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए काम का था, लेकिन लिकर वर्म प्राइमेवल एसेंस रिफाइन कर सकता था। ये बहुत उपयोगी था। एसेंस रिफाइन करने से उसका स्टेज 1 स्तर बढ़ जाता और उसका स्टोरेज बढ़ जाता।
इससे कल्टीवेशन में जबरदस्त मदद मिलती। लेकिन लिकर वर्म का भविष्य अच्छा नहीं था। मौजूदा रेसिपीज के हिसाब से लिकर वर्म का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूजन इंग्रेडिएंट के तौर पर होता था और फ्यूजन से बनने वाला नया गू वर्म एसेंस रिफाइन नहीं कर पाता था। ये बहुत बड़ी बर्बादी थी, इसलिए ज्यादातर क्लैन लिकर वर्म का फ्यूजन नहीं करते थे, बल्कि उसे अकेडमी में रखते थे ताकि छात्र बारी बारी से इस्तेमाल कर सकें। अगर फांग युआन अपनी एडवांसमेंट रेसिपी सबको बता दे तो लिकर वर्म की मार्केट वैल्यू आसमान छू ले। हाय, ये लिकर वर्म पाना आसान नहीं होगा। ये दादी पोती तो बस एक कंपिटिटर है। पता नहीं और कितने लोगों ने इस छेद में पर्ची डाली होगी। लिकर वर्म जैसी चीज हर कोई चाहता है, लेकिन कंपेटिटर्स में कुछ सचमुच खरीदना चाहते हैं तो कुछ बस किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ अमीर हैं जैसे गु युए याओजी और कुछ गरीब हैं जैसे फांग युआन। सौभाग्य से मैंने अपना परिवार का एसेट वापस लिया और इन कुछ दिनों में रैंक 1 के वाइटैलिटी लीव्स बेचे। शराब खाना और बांस के मकान भी किराए पर दे दिए। इस तरह मैंने थोड़ा बहुत बचा लिया, वरना मैं कम्पीट भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके पास बचाने का समय बहुत कम था। एक तरफ उसे अपने गू वर्म्स को खिलाना था, दूसरी तरफ किस्मत में वो उस बूढ़ी औरत से कम्पीट नहीं कर सकता था। चलो चलते हैं। मैंने खुद देखा कि याओजी ने पर्ची डाली। हाँ, मैंने भी देखा। लगता है कि ये लिकर वर्म मुझे नसीब नहीं। काउंटर के पास खड़े गू मास्टर्स निराश होकर चले गए। बस फांग युआन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी नदी की तरह थीं जिनमें ठंडी चमक थी। बाकी गू मास्टर्स याओजी के ऑरा से डरकर पीछे हट गए थे, लेकिन फांग युआन कैसे डर सकता था। कई मौके सामने होते हैं, लेकिन लोग खुद उन्हें छोड़ देते हैं। मेरे पास अभी भी चांस है। फांग युआन का दिमाग तेजी से चल रहा था। किस्मत में कम्पीट करना वो याओजी के बराबर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि याओजी की बोली फांग युआन से ज्यादा ही होगी। भले ही लिकर वर्म कीमती है, लेकिन आखिर ये रैंक एक गू वर्म है। किसी भी चीज की कीमत फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन उसका एक रेंज होता है। अब असली सवाल यह है कि याओजी ने कितनी बोली लगाई। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और अपनी पोती के लिए वो कितना देने को तैयार थी। बस अगर फांग युआन की बोली उससे थोड़ी भी ऊंची रही तो जीत उसी की होगी। ये एक अलग तरह की लड़ाई थी। इसमें स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, कमजोर भी जीत सकता है। ये गेसिंग और गैम्बलिंग वाली जंग और भी रोमांचक थी। अगर कोई और होता तो शायद समझ नहीं पाता, लेकिन गु युए याओजी, तुमने जो बातें बोली वो कंपिटिटर्स को डराने के लिए थी, लेकिन मेरे सामने तुम बहुत नाइव हो। फांग युआन के होठों पर हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। इस दुनिया में लेन देन बहुत दिलचस्प था। अगर ये अर्थ पर होता तो सेलर रेयर गू वर्म जैसे लिकर वर्म को ऑक्शन से बेचता, लेकिन इस दुनिया में ऑक्शन काम नहीं करता। एक बड़ी वजह यह थी कि यहां रिश्तेदारी ही सबसे बड़ी कीमत है और क्लैन की कोहेसिवनेस बहुत मजबूत है। अगर ऑक्शन होता तो क्लैन मेंबर्स के मन में आउटसाइडर जियाफू के प्रति नफरत पैदा होती। अगर कीमत ज्यादा चढ़ जाती तो क्लैन मेंबर्स पीछे हट जाते और सेलर को खुश करने की कोशिश करते। यहां लोगों की सोच यही थी, परिवार से हारना ठीक है, लेकिन आउटसाइडर से हारना पूरे क्लैन का अपमान है। हाँ, अगर कई क्लैन मिलकर ऑक्शन करें तो राइवलरी पैदा होगी, लेकिन ऐसे ऑक्शन कराना बहुत मुश्किल था क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत खराब था। ट्रांसपोर्ट व्यापार की नींव है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। हर गांव पहाड़ों पर बसा था और एक दूसरे से दूर। रास्ते मुश्किल थे, जंगली जानवर, खाई, खराब मौसम और खतरनाक जंगली गू वर्म्स भरे पड़े थे। ऐसी हालत में अलग अलग क्लैन को एक जगह ऑक्शन के लिए बुलाना लगभग नामुमकिन था। यहां तक कि क्विंग माओ माउंटेन के 3 क्लैन के बीच भी जियाफू ऑक्शन करने की हिम्मत नहीं करता था। पहले तो सवाल यह था कि ऑक्शन कहां हो। जंगल में सुरक्षित नहीं, और अगर गु युए विलेज में हो तो बाकी 2 क्लैन को भरोसा नहीं होता। वो सिर्फ रैंक 4 था और बाकी 3 गांवों के मुखिया भी रैंक 4 थे। उसे दबाने की ताकत उसके पास नहीं थी। अर्थ के मुकाबले यहां का व्यापार बहुत पिछड़ा हुआ था और इसके अपने रूल्स थे। फांग युआन ने अर्थ से लाई हुई बिजनेस नॉलेज से यहां कई बार कमाया और कई बार नुकसान भी उठाया। बहुत दर्दनाक तजुर्बों के बाद उसने सीख लिया। अर्थ की पूरी बिजनेस नॉलेज और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मिलाकर इस दुनिया में फांग युआन के जैसा टॉप टियर बिजनेस एक्सपर्ट कोई नहीं था। बस एक बूढ़ी औरत जिसने पूरी जिंदगी चिंग माओ माउंटेन के गांव में गुजारी, वो मुझे लिकर वर्म लेने से रोकना चाहती है। बूढ़ी औरत, तुम बहुत नाइव हो। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।